Good evening, everyone. Good evening, sir. So before to start the commencement of the class, I wish to ask few questions, you all guys. आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ एक पहले क्वेश्चन करूं और उसके बाद फिर हम आज के सेशन जो जिस टॉपिक पे हमें आज का सेशन करना है वी लुक इनटू दैट। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे नॉर्मल प्लेन ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्वेश्चंस हैं and hope you all really enjoy to answer my questions. These are some general questions, but you need not to prepare to answer for such, right? So should I start to raise such questions? शुरू करूं मैं पूछना आपसे? Yes, sir. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूं ताकि आप प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएं। Am I visible? Yes, sir. ठीक। So my first question, you all guys, is can you suggest me the name of the particular character who has got the maximum number of Oscar award so far till date in the history of Oscars? Since the day when we started giving Oscars to various platform, various character, various different things. So you need to suggest me the name of the character which has got the maximum number of Oscar awards so far in the history of Oscars. Which that particular character name is? उस character का नाम बताना है आपको। Hope my question is clear. आप आंसर को भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड छोड़ दो, आप क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको एक ऐसे ऑस्कर अवार्डी का नाम बताना है, वो एक कैरेक्टर है, राइट, जिसको अभी तक टोटल 28 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। व्हाट द नेम ऑफ दैट दिस कैरेक्टर? फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ऐसा पूछ लेता हूँ आपसे। My second question is, this individual is a black Negro American, and he wrote a book in the very early age, and his father and mother both died in road accident at the age of 5. Then he wrote a book, Once Half of My Life. Once Half of My Life. He wrote a book on his life, right? And at a very early age, he lost his mom and dad both in road accident. And he's a black Negro American, and he was very prominent and highly powerful, and it was. बस ठीक है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको काफी कुछ, है ना? Lot many different prompts are given related to this question. You need to suggest me the name of this individual. Who is he? ये कौन है? मैंने भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। Should I go for the next one? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ज्यादा हो गया क्या? हेलो? Yes, sir. Hello. हाँ, सुनाई पड़ा क्वेश्चन जो मैंने पूछा आप लोगों से? Yes, sir. First वाला। हाँ। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। You have to tell me the name of a actual English word, which is a total of 8 words, right? In between should come KST. After KST are 3 alphabet. Before KST are 2. The total sum of entire total sum of whole word is 8. 8 alphabet. Which this word is? KST should come in between. After KST are 3, and before KST are 2. So 2 plus 3 plus 3 is equal to 8. आपको बताना है which this word is. ये word कौन सा है? अच्छा, चलो आप ठीक है, बन नहीं रहा, कोई नहीं। क्वेश्चन सुन के कैसा लगता है? ये सब किस तरह की दिमाग में फीलिंग आती है? क्या आता है दिमाग में? ऐसे कोई क्वेश्चन यदि आप सुनते हो तो व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन कम इन योर माइंड इमीडिएटली? हाँ जी, सर फियर आता है। फियर आता है? यस। अच्छा, होप मेरा चेहरा देख के तो फियर नहीं आ रहा ना किसी को? मेरे चेहरे से तो किसी को डर नहीं लग रहा है ना देख के कि मैं अपना ऑफ करूं वीडियो? नहीं। ना सर। अच्छा, मुझे लगा
चलिए तब अच्छी बात है कि चेहरे से फियर नहीं आ रहा है। देखो कुछ लोगों को लगता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छे हो, किसी को लगता है लैंग्वेज में अच्छा हो, कोई लड़का अलग सोचता है कि मैं टेक्निकल में ठीक हूँ। अब आप किसी भी चीज में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए किसी की मैथ्स अच्छी होने जरूरी नहीं है ना, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। और शकुंतला देवी को ही देख लीजिए आप। शकुंतला देवी जी है ना, वंस शी केम इन भोपाल, बहुत पहले, मतलब वे बैक, काफी पहले की बात है, मतलब शी केम इन भोपाल। जब वो आई थी तो इन वन ऑफ द प्राइवेट कॉलेज शी वाज इनवाइटेड टू एड्रेस आवर स्टूडेंट्स। और जब वो आई तो उनसे बहुत से बच्चों ने, बच्चों को पहले से ट्रेन किया गया था। और स्पेशली ऐसा होता है जब भी कोई फेमस पर्सनैलिटी आती है तो कुछ बच्चों को पहले से ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आप अपने जो आ रहे हैं उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछना, लेट अस सी क्या उसका रिस्पॉन्स देती है। तो एक बच्चे से क्वेश्चन किया गया था कि आप पूछना अपनी एज के बारे में, है ना, और उनको बस आप ये बताना कि मैं इस डेट को, फला डेट को मैं पैदा हुआ हूँ, उस दिन दिन कौन सा था, ऐसा। और इमीडिएटली विद इन माइक्रो सेकेंड, मतलब गीगा सेकेंड के अंदर इमीडिएटली उन्होंने आंसर दे दिया। तो वो थोड़ा सा एकदम उनका चेहरा उतर गया कि ऐसे कैसे, मतलब इन्होंने इतना ट्रेन कराया और इन्होंने एकदम इमीडिएटली चुटकियों में आंसर दे दिया। फिर उन्होंने दिमाग से कुछ ऐसा ही पूछा कि 1942 में 1942 में इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा था। कैलेंडर उनके पास पहले से 100 ईयर्स का कैलेंडर उनके पास था। तो वहां पे फिर दोबारा उन्होंने, मतलब उस कुछ शॉर्टकट्स थे, उस शॉर्टकट्स के थ्रू उन्होंने फटाफट उनको जवाब दे दिया, मतलब बिना किसी पेपर पेन के, बिना किसी कैलकुलेटर के। तो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज थी उनके लिए। कुल मिलाकर के बात घुमा फिरा के शॉर्ट में ये है, हर चीज के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बड़ा जरूरी है। आप किसी भी चीज को देखो, आप पढ़ाई करने के पहले आप चाय की चुस्की लेते हो, बाहर घूम के आते हो, थोड़ा सा माइल्ड म्यूजिक सुन लेते हो, घर में किसी से बात कर लेते हो, मूड बन जाता है। जब मूड बनता है उसके बाद हम कोई काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि शाम को 5 से 6 7 आपकी क्लास होती है। अब 5 से 7 के पहले अपने आपको माइंडसेट कर लेते हो ना कि मेरे को ये जो भी काम है अपने प्राइमरीली मेरे को वो सारे काम अपने मैनेज कर लेना है, सो दैट आई शुड बी फ्री बाय 5 टू फोकस ऑन माय क्लास। इज दैट, होता है ना ऐसा? Yes, sir. तो अपने आप को 24/7 के हिसाब से तो कोई आदमी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रख सकता। और जैसे मैंने कल आपको क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि आखिरी के 5 मिनट में जिस तरह से डायनामाइट स्पीड आती है आपके हाथों में, यदि उसी तरीके की सोच, उसी तरीके की पढ़ाई, जैसे एग्जाम के 3 दिन जो पहले पढ़ाई करते हो, 1 हफ्ते जो पहले आप पढ़ाई करते हो, जब आपके टाइम टेबल फिक्स हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब जो आप पढ़ाई करते हो, उस तरह की पढ़ाई यदि पूरे 365 दिन यदि कोई लड़का कर ले तो क्या होगा बताओ? क्या हो सकता है? जो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा वो हो सकता है। श्योर सर। जो अच्छा, वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मतलब उस तरह की का अटेंशन ही बनता नहीं दिमाग में। वो प्रेशर तभी बनता है दिमाग में जबकि आपके सर के ऊपर कोई चीज आ जाती है, जब आपको लगता है कि नो मोर स्पेस, नो मोर चांस। जैसे कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैं हमेशा हर कॉलेज में जहां जाता हूं, मैं वो बच्चों को एड्रेस करने के लिए, तो मैं ये बोलता हूँ ये बात कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, तो उसको ये लगता है ही इज अ क्यूटी पाई, न्यू पाई है वो बच्चा, राइट। उसको लगता है दिस इज द पॉन्ड एंड ही इज द वर्ल्ड, यही मतलब इतना छोटा तालाब और यही दुनिया है। सेकंड सेमेस्टर में आते आते उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं। थर्ड सेमेस्टर में आते आते उसको समझ में आने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। फोर्थ में आते आते वो प्लानिंग करना स्टार्ट करता है। फिफ्थ में आते आते उसको लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब वो थोड़ी थोड़ी सीरियसनेस क्रिएट होती है। सिक्स सेमेस्टर में आते आते वो अपनी शुरुआत तो कर देता है, लेकिन वो शुरुआत में कुछ आउटकम नहीं निकलता। और सेवेंथ सेमेस्टर में चाहते हुए या न चाहते हुए भी उसको सब करना पड़ता है जो अभी तक वो सोचता आ रहा था या उसने उस हिसाब से कुछ किया होता है। मतलब सेवेंथ सेमेस्टर में उसको मालूम है कि 8वें सेमेस्टर के बाद जो परिवार से हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट मिल रहा था वो आना बंद हो जाएगा। ना आई सपोज टू आंसर बैक, अब मेरे को जवाब देना पड़ेगा समवेयर आई सपोज टू आंसर कि व्हाट एक्चुअली यू डिड इन दिस पास्ट ईयर्स। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। सो अच्छा, आज का दिन बड़ा स्पेशल डे है। टुडे इज द फ्रेंडशिप डे एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कुछ बोलते नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग सिर्फ सुनते हो, बहुत अच्छे साइलेंट स्पीकर हो आप लोग सिर्फ सुनते हो, कुछ बोलते नहीं आप। हेलो। हाँ क्यों? Thank you, sir, for your wishes. चलो, ये कम से कम किसी ने बोला तो आप में से। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग कल क्लास में कर रहे थे, पैरा जंबल्स कर रहे थे, याद है ना? कल पैरा जंबल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने कुछ छोटे 2-3 रूल्स बताए थे उसके बारे में। एक रूल बताया था सर, आई सपोज जस्ट Yes. वन रूल। तो इन टुडे सेशन मैं वो सारे रूल्स कवर कर लेता हूँ
और मैंने कैंडिडेट को कल की क्लास में शी वाज रेडी टू कम अप एंड अगेन अभी जस्ट नाउ आई मैसेज्ड हर, अभी मैंने उसको मैसेज किया कि if you could able to read my message before time just to join us. So if she come, I invite her to speak on board. मैं उसको इनवाइट कर लूंगा यदि वो आती है तो, राइट? प्रिया कराटे, मैंने कल नाम बताया था सर आपको उसका, और यदि वो आती है तो उसको हम लोग सुन लेंगे और तब तक हम लोग अपना जो कल का पार्ट था उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? यस सर। कोई डाउट हो किसी को, किसी रिलेटेड कुछ भी अभी तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से वो डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम लोग उसके आगे अपना जो पार्ट है उसको कंप्लीट करें। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? कल तक का जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी तक तो उसमें कोई डाउट नहीं? नो सर, दैट इज क्लियर। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो कल के सेशन में हम लोगों ने ये बात करी थी कि अंग्रेजी आए ना आए लेकिन आंसर सही आ जाए, उसके लिए शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट मैंने आपको उसमें एक फॉर्मूला बताया था व्हिच वाज प्रॉपर नाउन, नेम्स एंड प्रोनाउन. I given two examples on it, or prior to that also I given two example to make you understood about the rearrangement of the sentences question format based on parajumbles. Okay, मैंने बताया कि this question counted as one important question. Generally it appears and comes to most of the examinations. Hi, good evening Sandhya. Good evening. So it generally comes to most of the examination, and this is a content part. This is a content part where we are not going to discuss about personality aspect in the form of GDPI, है ना? तो ये वाला पार्ट कंटेंट का पार्ट है, which is a verbability section. हम लोग आज भी वैसे ही करेंगे. मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट वाज द राइट सीक्वेंस. इफ यू वोंट गेट, यदि आपको नहीं मिलता, देन आई लेट यू नो अबाउट द राइट फॉर्मूला थ्रू व्हिच यू कैन अप्रोच द सेम एंड गेट इमीडिएटली through which you was finding some issues to get, है ना? You immediately get to know after that. So the statement is like, suppose पहला statement लिखा है कि the relationship has become strained. Their relationship has become strained. ये first statement लिखा हुआ है, ठीक है? Their relationship has become strained. और second statement लिखा है, second statement is Sachin Tendulkar and Vinod Kambli are good friends. और third statement लिखा है कि while Sachin Tendulkar is a great batsman, but Kambli's name is often associated with scams. अब आपको बताना है इन तीनों का सीक्वेंस क्या है. मैं रिपीट करता हूँ. मैंने बोला था कि एज अ रिजल्ट देयर रिलेशनशिप हैज बिकम स्ट्रेन्ड. उसके बाद मैंने बोला था सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली आर गुड फ्रेंड्स. और लास्ट में मैंने बोला था कि व्हाइल सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, बट कांबलीज नेम इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्कैम्स. ठीक है, ये कुल मिला के ऐसे तीन स्टेटमेंट दिए हैं. थोड़ा डाइसी लग रहा होगा कि सर मेरे को थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो रही है. कंपनी आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक ही बता रहे हैं आप, मैंने 2 बार आपने बोल ही दिया है, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो रही है. तो यदि आप फॉर्मूला बता दे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द यूटिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई. शुड आई नाउ से, मैं बोलूं? सर हेलो. हेलो, हाँ जी सर, फर्स्ट द रिलेशनशिप आ गया आंसर आ चुका है. आंसर आप भेज दिया कुछ लोगों ने. मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो क्लियर करिए, जो मैंने पूछा भी आप लोगों से. जैसे होता है ना, मैंने कहा कि भाई दीज आर द 3 स्टेटमेंट, तो कुछ दिमाग में तो आ ही गया होगा समवॉट. देखो शुभम ने भेज दिया, विपिन ने भेज दिया, और एक बच्चे ने और भी भेजा अभी. हाँ, 3 लोगों ने भेज दिया, मैसेज टेक्स्ट कर दिया. तो मेरा कंसर्न ये था कि दिमाग में आ रहा है ना कि सर वो फॉर्मूला जो बताने वाले थे आप वो बता दो. तो मेरे को लगता है कि फिर वो जो अभी दिमाग में 70-30% वाला भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा. ट्विंकल ने भी आंसर भेज दिया, वेरी गुड. चलो, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या सेकंड फॉर्मूला क्या है. तो सेकंड फॉर्मूला है बच्चों, उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट कहा जाता है. कॉज एंड इफेक्ट. कॉज का मतलब क्या होता है? रीजन टू. इफेक्ट का मतलब होता है बिकॉज ऑफ. ठीक, तो पहले कॉज आएगा या इफेक्ट आएगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहले कारण आएगा या प्रभाव आएगा? क्या आएगा? कॉज आएगा ना, राइट. तो पहले कॉज होगा और फिर उसका प्रभाव पड़ेगा किसी चीज के ऊपर. ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी पैराजंबल का क्वेश्चन हो उसमें प्रोबेबली जो है फर्स्ट नंबर पे कॉज आना चाहिए और सेकंड नंबर पे उसमें इफेक्ट आना चाहिए. और प्रॉपर नाउन तो होगा तो फर्स्ट ही नंबर पे होगा. फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम इशू था. पहला जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब वो सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली. और सेकंड स्टेटमेंट जिसमें वाइल से सर आपने स्टार्ट किया था, कुछ वाइल करके बोल रहे थे आप, पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसके बाद क्या लिखा था. इंटरटेन ही मत करो आप पूरे स्टेटमेंट को. ये पता है सर ये वाइल से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये कॉज ही होगा, राइट? यस और नो? ठीक है, यदि ये वाइल से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब ये कॉज ही होगा.
इसको बोलते हैं शॉर्टकट। ऐसे देख के आइडेंटिफाई कर लिया जाता है स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट का नेचर क्या है, ठीक है। अब जो एक और जो मैंने पहले में बोला था कि एज अ रिजल्ट ऑफ, अब एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। तो इफेक्ट होगा, सिंपल है। पढ़ो ही मत उसके बाद क्या लिखा है, वाई टू रीड। कोई लड़का यदि, मैं कल भी बोल रहा था ये बात सेशन में, कि कोई लड़का यदि पूरा पढ़ के समझ लाए तो इस बात की क्या गारंटी कि उसका आंसर सही आ जाएगा। यदि पूरा पढ़ के समझ में आ गया तो आंसर की गारंटी क्या है, और जब तक आंसर नहीं आएगा तो स्कोर कैसे आएगा? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिलहाल? स्कोर, अल्टीमेटली, ठीक। तो पहला हो गया सचिन और विनोद कामलिया गुड फ्रेंड्स। सेकंड हो गया कि वाइल एक का नाम हालांकि बहुत ही महान बल्लेबाज के रूप में इंगित किया जाता रहा है। मैं बात कसम बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब अपने मन का एक दर्द है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बच्चों। ये जो ट्रांसलेट करने वाली जो मेरी हैबिट आप लोगों ने बनाई है ना, मेरे अंदर आपने जो ये डेवलप किया है स्किल, ये जस्ट इंग्लिश, उसके बाद तुरंत बाद हिंदी, हिंदी के बाद तुरंत फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद तुरंत हिंदी। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब चूंकि आज फ्रेंडशिप डे भी है तो मुझे आपसे शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं खुल के अपनी बातें आपसे रख पा रहा हूँ। मतलब ये सच में एक अपने आप में पनिशमेंट है, अपने आप में ये पनिशमेंट है, और ये मन रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना। और जिस दिन आप इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आप ये बोलेंगे कि सर यू कैरी ऑन द वे इन द स्टाइल यू वांट, राइट, यू कैरी ऑन द वे or style or the format you want to apply, and we make ourselves feel comfortable according to you, that day is truly a day for your progress। वो दिन आपके प्रोग्रेस का दिन होगा। कभी भी हमारे हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से दुनिया में कोई चीजें नहीं होती, जो होती हैं वो होती हैं। हम अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से चीजें हम अपने आप में ढाल लेते हैं। हाँ या ना बताइए? पेपर में कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आता तो हम बदल सकते हैं क्या? बोर्ड का पेपर आप दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं, पसंद नहीं आया तो बदल सकते हैं? नो वे, नो चांस, नो स्कोप। इवन किसी का पैर टूटा है, किसी का पैर टूटा है और एक्चुअल में उसका पैर टूटा है, वो लड़का एम्बुलेंस से चल के आया, अपने पिताजी के साथ में आया, अपने दोस्त के साथ में आया, बट उसको अपीयर तो होना ही पड़ेगा, तभी वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे पाएगा। मैं बात इस साल की नहीं कर रहा, मतलब अभी तक जो होता आया है, जबकि सबको पता है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन यूनिवर्सिटी का एग्जाम का डेट तो टल नहीं सकता एक बच्चे की वजह से। तो जो चीजें जैसी होती हैं यदि उसको उसी फॉर्म में लिया जाए तो और भी अच्छी बात। फिलहाल मैंने बोला था कि सचिन तेंदुलकर का नाम एक महान बल्लेबाज के रूप में इंगित किया जाता रहा है, और उसका जो दोस्त है जिसका नाम विनोद कामली है, उसका नाम हमेशा से घोटालेबाजी में घसीटा जाता रहा है। तो लास्ट का स्टेटमेंट है जिसके फल स्वरूप, मतलब परिणाम स्वरूप, दोनों के आपस के रिलेशन में क्या आ गया? स्ट्रेंड हो गया, मतलब स्कफलिंग हो गई। स्कफलिंग मतलब व्हाट मींस कॉल्ड SUFFLING, स्कफलिंग क्या होता है बताइए जरा? स्कफलिंग का सेंस क्या होता है बताइए बच्चों? सुन पा रहे हैं आप मेरे को? यस सर। मैं अपना वीडियो पहले ऑफ कर लेता हूँ, मुझे लगता है मेरा चेहरा डराने वाला है ना। मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर ली, तो आप सभी की आत्मा को शांति मिल रही है? चलिए, मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर ली बच्चों। मुझे लगता है कि अब आप बहुत खुश होंगे, कि कंफर्टेबल भी होंगे आप, राइट? अभी भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग, क्या बात है? क्या हो गया? अब तो ठंडी हवा की जो झोंके आते हैं उनकी साउंड। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो एज स्कफलिंग का मतलब होता है, स्कफलिंग की मीनिंग में पूछ रहा था। स्कफलिंग का मतलब होता है जो चीजें थोड़ी सी टफ हो, स्ट्राइड हार्ड जिसको बोलते हैं ना, मतलब जिन दोनों के बीच में तनाव आ गया था। क्योंकि एक का नाम, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक का नाम अच्छे फॉर्म में काउंट किया जाता था, सेकंड का नाम डिफेम्ड हो गया था, ठीक है। इसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप थोड़े खराब हो गए। क्लियर हुआ? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर। चलो, गुड गुड, ठीक ठीक। अच्छा, एक काम करा करो आप, जैसे मेरे को समझ में आता है बार बार बीच बीच में बोलना भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही लगता है, और बीच में खुद को अनम्यूट करो फिर बोलो, ये बात थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। तो हम लोग चैट बॉक्स में बात कर लिया करेंगे, लास्ट के 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, राइट? देखो शुभम ने मेरे को आंसर भेज दिया कि सेंस इन यूज ऑफ क्वेरल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने आंसर भेजा है, मैंने अभी भी पढ़ा है सारे लोगों का आंसर्स, गुड। तो आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो ना फ्रीक्वेंटली, तो उसमें आपको बोलने की टेंशन या मतलब बोलने का वो नहीं रहेगा। लेकिन बोलने का फायदा अलग ही होता है, अल्टीमेट होता है। तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, ठीक है।
अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा स्टेटमेंट हम बना सकते हैं जिसमें पहले इफेक्ट आए फिर कॉज आए? हाँ, इंडिविजुअल एक ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट किया जा सकता है, पर प्रोबेबली जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आज तक बना है जो 100% एप्लीकेबल हो। जिस फॉर्मूले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये भी फॉर्मूला 90% या 95% केसेस में मोस्टली एप्लीकेबल होता है, प्लस माइनस 5% में ये एप्लीकेबल नहीं भी होता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, किसी किताब के रूल बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि ओनली दिस हैपेंस। सिर्फ ऐसा ही होता है, राइट? बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इफ यू टॉक अबाउट योर कैंपस प्लेसमेंट, इफ यू टॉक अबाउट सम जनरल एग्जामिनेशन, इन दीज ऑल एग्जामिनेशन यूजुअली थिंग्स अकर्स लाइक दिस। ऐसा ही पाया जाता है मोस्टली एग्जाम्स में, ठीक? they do not give some difficult or standard most questions जिसमें कि आपको you feel stuck to solve or apply some technique or strategical links। जो बहुत कोई टिपिकल क्वेश्चन हो जिसमें आपको कुछ आउट ऑफ द बाउंड्री जाके कुछ करना हो, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं। पहली बात, आते भी हैं तो उसकी तैयारी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, जो आते भी होंगे तो उसकी तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। जैसे कैट वेट में आते हैं, कैट वेट के लेवल पे आते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, स्टेटमेंट बोलूं, जैसे मैंने बोला द ग्राउंड गेट वेट इफ इट रेन्स, द ग्राउंड गेट्स वेट इफ इट रेन्स, ठीक? अब द ग्राउंड गेट वेट इफ इट रेन्स मतलब यहाँ देखिए पहले इफेक्ट आ रहा है फिर कॉज आ रहा है, ठीक है? तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट बनाया है। इफ इट रेन्स जो मैंने लास्ट में बोला है ना, मतलब मोस्टली केसेस में वो चीज पहले होती है, तो ये मैंने बनाया है स्टेटमेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट चाहे तो हम बना सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स। क्लियर? चैट बॉक्स को यूज करो आप, है ना, बस यस नो लिखो। ठीक, आप चाहो तो खुद को म्यूट कर लो आप और चैट बॉक्स को यूज करो आप, ठीक? चलिए नाइस। हाँ देखिए, अब यहाँ से क्या होगा ना, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, बार बार आपको बोलने की भी मशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। और फिर जब लास्ट के आखिर के 15 मिनट होंगे तो हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर आपके डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। अब बच्चों थर्ड फॉर्मूले के ऊपर हम आते हैं। अपना ये फर्स्ट टू फॉर्मूला आपने सुन लिया, पहले का नाम प्रॉपर नाउन नेम्स और प्रोनाउन, और सेकंड फॉर्मूला आपका था कॉज एंड इफेक्ट। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। यदि आप पेपर पेंसिल साथ में लेके बैठते हो, जो मैं मोस्टली रेकमेंड करता हूँ कि यू शुड हैव पेपर एंड पेन while attending sessions so that you can note it down somewhere if it is required। तो अब याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी जैसे मैंने बताया था, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब कि व्हाट हैज हैपेंड फर्स्ट विल कम एट द फर्स्ट रैंक, जो उसके बाद का सेकंड है सेकंड विल कम टू सेकंड प्लेस, थर्ड और लीस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो एंड में आएगा। मतलब आपको प्रेफरेंशियली ये देखना होगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंगली यू शैल सेगमेंट, अकॉर्डिंगली यू कैन अरेंज ऑल दिस स्टेटमेंट, है ना, वन बाय वन। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप ये देखते नोटिस करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला, स्टेटमेंट लिखा है इट वुड ऑल्सो बी। अब इसके बाद क्या है, मैं कुछ भी बोलूं, समझो आप, इट वुड ऑल्सो बी के बाद में कुछ भी बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस ये बोल दो, सोच के समझ जाओ। अच्छा, इट वुड ऑल्सो बी, इसका मतलब कि इंक्लूडिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल कम ऑन थर्ड प्लेस। ये समझ में आ रहा है ना? इट वुड ऑल्सो बी, इसका मतलब ये थर्ड नंबर पे आएगा, मतलब सेकंड नंबर पे आएगा या तो थर्ड नंबर पे आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पे कभी नहीं हो सकता। अब मान लो यदि सेकंड स्टेटमेंट मैंने पढ़ा सेकेंडली, यदि मैंने सेकंड स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, जो भी उसके आगे का लिखा है, लेकिन उसका फर्स्ट वर्ड लिखा है सेकेंडली, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट कहाँ जाएगा? बट नेचुरल है, ये पहला स्टेटमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि सेकेंडली से कोई स्टार्ट तो हो नहीं सकता। तो सेकेंडली के नंबर पे रहेगा, इट वुड ऑल्सो बी सेकेंडली के बाद आएगा थर्ड नंबर पे। और जो थर्ड स्टेटमेंट दिया है वो मैंने भी पढ़ा नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? हैंगिंग गार्डन में कहाँ जाएगा बताइए? फर्स्ट नंबर पे जाएगा, राइट? वो बच्चों फर्स्ट नंबर पे जाएगा। इसका मतलब सीक्वेंस हमें साफ क्लियर हो गया है कि अभी जो आपने बोलने वाले हैं, जो भी आप क्वेश्चन, उसमें सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर पे आएगा, और आपने जो इट वुड ऑल्सो भी बोला था वो लास्ट में जाएगा, और जो बीच वाला है सेकेंडली वो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक? अब मैं आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मान लीजिए पहला लिखा था कि इट वुड ऑल्सो बी नाइस टू हैव फ्रेंड टू अकम्पनी यू। अब आप मेरे को ये बोल सकते हो, सर एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा कि इट वुड ऑल्सो बी नाइस टू हैव अ फ्रेंड टू अकम्पनी यू। अब लड़का क्या बोल रहा है? हाँ सर ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। समझ में तो आ ही चुका है ना आपको इनडायरेक्टली ये कहाँ आने वाला है। समझने का आपको टेंशन नहीं लेना है समझने का, और आपको टाइम वेस्ट करना है। यह याद रखो बच्चों कि हर एग्जाम में फाइट सिर्फ दो चीजों की होती है। किसकी फाइट होती है? आपको क्या लगता है बताओ? कोई भी पेपर, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, कैसा भी कोई भी पेपर हो, उसमें फाइट सिर्फ दो चीजों की होती है, एक टाइम की और दूसरी एक्यूरेसी की। एक टाइम की और दूसरी एक्यूरेसी की, राइट?
अब टाइम एक्यूरेसी का सेंस मैं समझाता हूँ, समझो। जैसे मान लो टोटल 40 क्वेश्चन मैंने दिया है, जो तो आप अक्सर ये गलतियां करते हो। यदि मान लो मैंने 40 क्वेश्चन दिया और किसी लड़के ने 40 के पूरे सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 36 क्वेश्चन उस बच्चे ने छोड़ दिए, जबकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग थी, मान लो नेगेटिव मार्किंग थी, तो उस लड़के ने क्या किया, 40 क्वेश्चंस में सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो और 4 आउट 4 उसके करेक्ट हैं। इसका मतलब उस लड़के की एक्यूरेसी कितनी हुई, 100%। और उस लड़के का अटेम्प्ट कितना हुआ, 10%। ठीक है। और दूसरे लड़के ने क्या किया कि पूरे 40 के 40 क्वेश्चन उस लड़के ने अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन उसके आधे सही हुए और आधे गलत। इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी कितनी हुई, 50%। और उसने अटेम्प्ट कितना किया, 100%। दोनों ही कंडीशन में, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या नेगेटिव मार्किंग ना हो, दोनों ही कंडीशन में स्कोर ज्यादा किसका आएगा, सेकंड पर्सन का। किसका ज्यादा आएगा स्कोर, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में स्कोर ज्यादा हमेशा सेकंड पर्सन का आएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा अटेम्प्ट और एक्यूरेसी अलग अलग वर्ड नहीं है, दे बोथ आर नॉट स्टैंड अलोन वर्ड्स, दे बोथ आर वेल इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, राइट। ये पॉइंट समझ में आया क्या, जो मैंने भी 40 क्वेश्चन वाला 40 to 4 40 to 40, ये समझ में आया क्या ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक, चलो गुड गुड। इसका मतलब हमेशा अटेम्प्ट के अंदर एक्यूरेसी मैटर करता है, तो आपका अटेम्प्ट भी ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का होना चाहिए, एंड दैट यू नीड टू मेंटेन योर गुड एक्यूरेसी। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर आप पढ़ाते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमको ये बताइए, कभी जैसे हम लोग सुनते हैं सर कि कभी कभी कुछ पेपर्स होते हैं सर रिटन के, एप्टीट्यूड के पेपर्स होते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, स्पेशली जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें सर आप ये बताइए, गाइड करिए कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यदि नेगेटिव मार्किंग है तो हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कितने हमें करने चाहिए एग्जैक्टली। इसका आंसर सुनो क्या है, ताकि आपकी टेंशन हमेशा लाइफ टाइम के लिए खत्म कर रहा हूं मैं। चाहे वो पेपर कैंपस का कोई भी पेपर हो या कैंपस के बियॉन्ड भी कोई पेपर हो, राइट, जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, यदि आपने इसे अप्लाई कर लिया, कर पाए, यदि आप कर लिया मतलब कर पाए यदि आप, तो आप हमेशा ही विन विन पोजीशन में रहेंगे। ठीक। एक हिडन सीक्रेट भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, हिडन सीक्रेट है ये, है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा, गूगल भी करोगे तो भी नहीं मालूम चलेगा, ये आपसे कोई पर्सनली शेयर करेगा तभी पता चलेगा। और ये वही शेयर कर सकता है जिसके पास, जैसे आपका कोई लड़का, आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है, तो उसको क्या पता बेचारे को कि उसके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, उसको क्या मालूम, उसको पता तो होगा नहीं। अब वो अंदर की चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है बच्चों की, जो बड़े बड़े कैंपसेस आते हैं ना कॉलेजेस में, या पूल के लिए या स्टेट लेवल ड्राइव्स के लिए, तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लो यदि हमने आपको एक रिटन का पेपर दिया और हमने अपना क्राइटेरिया बना लिया, मनी मन अपना हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि किसी लड़की का यदि अप्रॉक्स मतलब 50% यदि टोटल सही होता है तो उसको हम सेकंड राउंड के लिए इनवाइट करेंगे। ये हमारे अपने हमने एक बना लिया है, एक सेट मेजर हमने ऐसा बना लिया है। ठीक, दीज आर द डिफरेंट रूल्स वी हैव ऑलरेडी मेड इन माइंड। अब पता चला किसी लड़के ने यदि 80% क्वेश्चन सही कर दिया नेट नेट, तो उसको हम नहीं लेंगे। मतलब जितने भी लड़के 50 और 70 के बीच में आएंगे या 30 और 60 के बीच में आएंगे, तो उन्हीं को हम सिर्फ ऑप्ट करेंगे सेकंड राउंड के लिए। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों सर, यदि किसी लड़के ने ज्यादा सही कर दिया तो उसने कोई अपराध तो कर नहीं दिया, he didn't made any mistake, he didn't committed any crime, so why he or she won't be selected? वो क्यों नहीं होगा? अच्छा, आपको पता हो नहीं सकता, तुम हमसे डिमांड नहीं कर सकते, यू हैव टू शो आवर रिटन कॉपी, ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया ही नहीं गया है। आप देखते हैं ना उसमें सारे पूरे उनके फंडामेंटल उनके राइट्स होते हैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन है, हमारे राइट्स हैं कि हम किसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम किसे शॉर्टलिस्ट नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है ना, गवर्नमेंट को पेपर तो दे नहीं रहे आप। ये बात समझ में आई क्या जो मैं भी बात आपसे कर रहा हूँ? हाँ, ठीक, ठीक है, ओके। तो पॉइंट इज यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी रिक्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि जैसे मान लो किसी लड़के ने 80 सही कर लिया, तो उसे क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट करते पता है आपको? वो सही है अपने हिसाब से, आपको लगता है कि वो गलत है, आपके साथ आपको लगता है कि भेदभाव हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि ये लड़का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा परफॉर्मिंग है, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, so he knows that as per the criteria of a company he will not retain longer, ये लड़का हमारी कंपनी में ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, उनको पता है। तो उनको पता है तो एचआर की तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि एचआर भी तो प्राइवेट आदमी है ना, जो कॉलेज में तुम्हारे आकर के तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर रहा है, और हमने उसको अपने खर्चे पे भेजा है, कंपनी के खर्चे पे वो आकर के आपके शहर में बैठ करके बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रहा है, 3 दिन वो होटल में रुका हुआ है, हम उसके पर डे की उसकी कॉस्टिंग उसको पे कर रहे हैं, होटल का उसको चार्जेस दे रहे हैं, उसको ट्रैवलिंग अलायंस दे रहे हैं, फूडिंग का उसको दे रहे हैं, लॉजिंग का दे रहे हैं, सब पैसे हम खर्च कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। और पता चला यदि आप हमको 20 स्टूडेंट लाके देते हैं, कहते हैं सर दीज आर द 20 गुड स्टूडेंट एज अ वर्कफोर्स फॉर कंपनी, वी कैन आस्क देम टू ज्वाइन,
ठीक, और उसी में से 4 लड़के छोड़ के अगले दिन छोड़ के चले जाएं कंपनी, तो क्या होगा? तो गाज किस पे गिरेगी? किस पे गिरेगी? एचआर के ऊपर। एचआर के ऊपर, समझ में आया? एचआर के ऊपर। तो एचआर, और वो पूछेंगे सबसे पहले कि भाई कौन से जोन के बच्चे छोड़ के गए, पता चला कि नॉर्थ के बच्चे या साउथ एमपी के बच्चे, अच्छा एमपी के बच्चे, कौन से सिटी के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, पता चला फला डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। तो एचआर जो होगा वो उसका फीडबैक, उसकी जो रिपोर्ट होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, इसीलिए आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को वो लोग एवरेज कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं करते, उनको पता होता है कि ये बच्चा हमारे टिकेगा नहीं। ठीक, तो उनका अपना एक बैंडविड्थ होता है, उस बैंडविड्थ में इफ यू आर कमिंग देन ओनली दे से यस, अदरवाइज नो स्कोप। ठीक, अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है कंपनी की रिक्वायरमेंट? हम तो अपने तरफ से अपना बेस्ट ही देंगे ना। वेरी ट्रू, आपका एकदम सही सोचना है, अपना आप तरफ से अपना बेस्ट ही दोगे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। द मास्टर सीक्रेट टू क्लियर एनी रिटर्न फॉर एक्स टू एक्सिंग्स के लिए ये मास्टर फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आप 80% या मैक्स टू मैक्स 90% आप अटेम्प्ट करोगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, जितने भी है, मान लो 40 है, 100 है, 60 है, 20 है, जितने भी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आप 80 to 90% क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, और उसमें से आपको अपना 80% अपना एक्यूरेसी मेंटेन करना है। सपोज यदि मान लो 100 क्वेश्चन है, अब 100 में से मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 80 का फिर 80% मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसका मतलब 6 मल्टीप्लाइड 6 + 6 कितने होते हैं? 12, राइट? 80 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, और उसका 80% कितना हुआ? 80 का 80% कितना हुआ? 64। कितना हुआ? हेलो, हाँ लिखिए जरा, 80 का 80% कितना हुआ? 88 हाँ जा सर, कितना होता है? 64 हो जाएगा होता है। सर। ठीक, तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये 64 क्वेश्चन नेट सही होना चाहिए आफ्टर डिड्यूसिंग ऑल दी नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, तो ये दी 64 यदि आपने सही कर लिया, और मान लो नेगेटिव मार्किंग में यदि आपके वो 3-4 नंबर और कट जाए, तो 60 तो आपका नेट आएगा ही। और 60 क्या होता है? ना 60 हायर साइड होता है ना 60 लोअर साइड होता है, 50 से जस्ट 10% ऊपर होता है। ठीक, तो ये हमेशा विन विन पोजीशन में आप रहोगे, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर हो या नेगेटिव मार्किंग का पेपर ना हो, डज नॉट मैटर। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कुछ कंपनीज के, जैसे आईबीएम की बात करो। ठीक है, आईबीएम में जो मैक्स टू मैक्स जाता है वो 50 जाता है मैक्स टू मैक्स, जबकि आईबीएम इज वन हार्डकोर कंपनी। आपने नहीं सुना होगा कोई कंपनी में बच्चा आईबीएम छोड़ करके किसी और कंपनी में ज्वाइन करता है। आईबीएम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेंचर है, मतलब मोस्टली लोग रिटायरमेंट वहीं से लेके निकलते हैं। आपने कभी किसी अपने सीनियर को सुना आपकी जिसने आईबीएम ज्वाइन करी हो और स्विच कर दिया हो 1 साल के 2 साल के बाद? टीसीएस में तुमने जरूर सुना होगा 3 साल में लड़के स्विच कर देते हैं, 4 साल में लड़के स्विच कर देते हैं, 2 साल में लड़के स्विच कर देते हैं। लेकिन आईबीएम में तुमने कभी नहीं सुना होगा कोई लड़का स्विच करता है। ठीक, और भी है, जैसे इन्फोसिस है, बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है और वो बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली है और स्ट्रांगली आपको प्रोग्रेसिवली वो अटेंशन देते हैं। और विद टाइम या तो लड़के वहां से छोड़ते हैं तो फिर डायरेक्ट ड्यूलाइट यूएस जाते हैं। और ड्यूलाइट यूएस का मतलब हो गया कि पैकेज 25 लाख से प्लस 25 प्लस से स्टार्ट होती है पैकेज वहां की। तो ये तो हमेशा एक मैंने शायद बहुत पहले आपको क्लास में ये बोला था, नाम नाम काम और फिर आता है आखिर में, क्या बताया था याद है कुछ किसी को? पहला बताया था नाम, फिर आता है काम और थर्ड आता है नंबर पे दाम। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जस्ट 1 मिनट प्लीज। जस्ट 1 मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, उसका नाम है, आपके पास पेपर और पेन है क्या? कैन यू नोट डाउन इफ आई डिक्टेट Yes, समथिंग? यदि मैं को डिक्टेट करूं तो आप नोट कर सकते हैं क्या कागज कलम पे? Yes, sir. आई एम जस्ट आस्किंग।
Yes, यदि sir. नहीं कर सकते तो बता दीजिए, फिर देन आई थिंक फॉर समथिंग एल्स। कर सकते हैं? नहीं, एक ही बच्चा लिख रहा है यस यस। Yes, sir. कर सकते हैं. अच्छा, सभी कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक। तो बच्चों, थर्ड जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक गेम कर रहा हूं आपके साथ। वो गेम सुनिए क्या है। वो गेम ये है कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं, आप कुल मिलाकर के 7 लोग इस सेशन में जुड़े हुए हो, इंक्लूडिंग मी। यदि मैं बोलूं तो 8 लोग हो गए टोटल, ठीक। तो ये जो 7 पीपल हैं, इनको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं बता दे रहा हूं पहले से। यदि ये 70 भी होते, आप 70 होते, आप 100 प्लस होते नंबर्स में, तब भी इसका आंसर नहीं आता, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका आंसर नहीं आएगा, ये पहले से मान लीजिए आप। अब आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो डिस्करेज करने वाली बात होगी, डिमोटिवेट करने वाली बात होगी। मैंने कहा नहीं, ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं होगी। मैं आपको इस क्वेश्चन का जो ट्रिकी पार्ट है, मतलब जो एक क्या बोल सकते हो आप, इसका जो सरप्राइज एलिमेंट है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, और फॉर्मूले के बाद फिर देखिएगा क्वेश्चन बन भी जाएगा और सब इंग्लिश समझ में आएगी। और इसके लिए मैं इसको नोट भी करा रहा हूँ। आपको याद होगा, मैंने अभी तक इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आपको पैराजम्बल्स में बोले या पूछे हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन मैंने आपको नोट नहीं करवाया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए। तो आपकी मन की शांति के लिए नोट भी करवा रहा हूँ, और साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि इसका आंसर नहीं आएगा। तो आप इसको सुन के अनकंफर्टेबल मत होइए। आप तो अपने तरफ से अपना बताइए जो आपको आंसर देना है। लेट अस सी, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रेडी? Yes. और है क्या इसमें, है क्या 1 2 3 4 मैं कुछ बोलूंगा, आपको बताना होगा कि कौन सा 1 पे आएगा, कौन सा 2, कौन सा 3, कौन सा 4। इसमें कोई मेगा साइंस तो है नहीं। आप ये भी नहीं बोल सकते नहीं इस क्वेश्चन का कोई सर, इस क्वेश्चन का कोई अरेंजमेंट ही नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का प्रॉपर एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। 4 3 2 1 हो, चाहे 1 2 3 4 हो, कुछ तो होगा, राइट? ठीक है, चलिए। Yes, sir. तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, नोट करिए। फर्स्ट इज, लिखिए, लिखिए, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बैंक रेट्स, according to sources bank rates will cut, according to sources bank rates will cut in the month of, according to sources bank rates will cut in the month of April, APRIL, अप्रैल। हो गया? Yes, sir. यहाँ बोलना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ ना मैं। हाँ, according to sources bank rates will cut in the month of April। ये हो गया, लिख लिया आपने? Yes, sir. चलो, गुड, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट लिखो। This logic underlines is of two folds. This logic underlines is of two, TWO2. This logic underlines is of two, TWO2 folds, FOLDS। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब थर्ड स्टेटमेंट लिखो आप। थर्ड स्टेटमेंट, over the last few years, RBI, over the last few years, RBI has tried to implement this policy change. Over the last few years, RBI has tried to implement this policy change. Done? Yes, sir. Yes, अच्छा, और कितने हो गए? 3 स्टेटमेंट हो गए ना? Yes, sir. sir. एक लास्ट स्टेटमेंट लिखिए। RBI is likely to cut, RBI is likely to cut its bank rate and CRR. RBI is likely to cut its bank rate and CRR. तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये सारे मतलब जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखवाए इसमें सभी के सारे वर्ड्स आपको अंडरस्टूड होंगे, क्लियर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत इजी है,
पढ़ के समझने में बहुत आसान है। अब आपको मुझे इसका सीक्वेंस बताना है, बड़े सोच के विचार करके कम से कम अपनी तरफ से एटलीस्ट कम से कम 2 आंसर प्रपोज करना है। ठीक, तो मैं खुद को आपको अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ और आप अच्छे से विचार करके सोच के फिर मुझे आप बताएं कि आपका आंसर क्या है, और चैट बॉक्स में मेंशन करें। हेलो, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे को आंसर ना थोड़ा बोल के डिक्टेट करके बताओ। आप डिक्टेट करो आप, और ठीक है, आपने मेरे को टाइप करके भेज दिया। आई रेड अबाउट ऑल द आंसर्स, मैंने पढ़ भी लिया आपने जो आंसर्स मेरे को भेजे हैं। मैं चाहता हूँ आप उसे एक बार बोलें, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। जो भी आपने लिखा है वो छोड़ दीजिए, आप उसी को पढ़ के सुना दीजिए सिर्फ। हाँ, According to sources, bank बस rates बस will ठीक, cut. हो गया, बस इतना ही बोलना है, इतना ही बोलना है। फिर अकॉर्डिंग टू over सोर्सेज ना, हाँ वेट, फिर अकॉर्डिंग over टू एक वेट, दूसरे बच्चे भी सुन रहे हैं मेरे को। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आपका कहना है ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, राइट? yes sir. चलिए ठीक है, ओके, आगे। Over the गुड, last few गुड, हाँ ठीक है, फिर ओवर द sir, लास्ट फ्यू इयर्स, है ना? yes चलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और थर्ड, RBI is likely to cut. चलो थर्ड स्टेटमेंट है ना ये आरबीआई वाला। Yes sir. हाँ, गुड Yes sir. गुड, वेरी गुड, हाँ ठीक है। Fourth में this logic underline is of two folds. हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो ये आपका एक पहला आंसर था, ठीक है ना? Yes sir. चलो, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग आंसर। यू ट्राइड वेरी वेल, आपने बड़ी अच्छी कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली इज द रॉन्ग आंसर। सर अब एक बताइए और मेरे ट्राई को कोई किया था।
एक मिनट, अभी अब दूसरे को चांस देते हैं, पहले उसको सुन लें फिर दूसरे, फिर आपको सुनते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलना है। हाँ जी, कम ऑन। First is, लिख। hello, हाँ hello. हाँ, First is RBI is likely to cut, अच्छा ठीक है, and second is according to sources, अच्छा जी। and third is over the last few years. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, अच्छा। Yes, sir. हाँ हाँ, And fourth is this logic underlines. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलिए, और क्या, और किसी को कुछ बोलना है? RBI is likely to cut, अच्छा, हाँ हाँ, and this logic underlines. RBI is likely to cut, अच्छा, दिस लॉजिक अंडरलाइंस। जी। चलिए, वेरी वेरी गुड, आगे। हाँ हाँ, आगे नेक्स्ट। Over the last few years, RBI has tried to implement the policy. अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। चलिए, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? हाँ, नेक्स्ट। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हो गया, RBI हो गया, आगे आगे दूसरा। ठीक है, कोई बात नहीं। विपिन, तुम्हारी तरफ से आवाज का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। विपिन, तुम्हारी तरफ से आवाज का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। आप चैट में लिखे हो ना, चैट बॉक्स में, मैं उसे देख लेता हूँ, ठीक है? आपकी तरफ से आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट। और किसी को बोलना है? सुचित्रा, विपिन। विपिन तो बता दिया अभी। हाँ, मनीष। सर मैं बोल चुका हूँ सर। अच्छा हाँ, ठीक है। सुचित्रा, यस। Yes, sir. हाँ, बताइए। According to source bank, ओके, गुड। first, second is logic underline, ओके, फाइन। third is over the last few, ओके, fourth is RBI is likely to. चलो ठीक, वेरी गुड, ठीक। तो फिलहाल तो जितना भी आपने बताया वो सभी गलत है, ठीक है? हाँ, कुमरेंद्र, मैं समझ गया था। हाँ, ठीक। तो ये जितने भी आंसर्स अभी तक दिए गए हैं, ये आंसर्स अभी तक गलत है। मतलब जो आंसर्स अभी तक आप लोगों ने बोले हैं वो आंसर्स तो गलत हैं। तो किसी और को कुछ और बोलना है? किसी और को कुछ और कहना है? सर एक और ट्राई किया था। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, बोलिए। RBI is likely to cut ठीक है, over the last few years. अच्छा। फिर according to sources. फिर this logic underline. क्यों किया था आपने ये? मतलब सर एक और ट्राई किया था, आपने बोला था ना, हाँ, दो ट्राई करना कोशिश है। करना। तो दोनों में से एक बताइए, जो आपने पहला वाला ट्राई किया, दूसरा वाला ट्राई किया, उन दोनों में से आपके पास कोई रीजन है कि आपने क्या सोच के आपने फर्स्ट ट्राई किया, क्या सोच के आपने सेकंड ट्राई किया? सर पहले जो ट्राई किया था उसके बाद सर जब ये वाला ट्राई किया तो और मतलब और सुटेबल लग रहा था सुनने में और किस समझने बेसिस पे? में। मतलब उसका कुछ रिस्पांस होना चाहिए आपके पास। यू शुड हैव सम लॉजिक। सर समझने में ज्यादा सुटेबल लगा क्योंकि ऐसे ही न्यूज वगैरह में बताते हैं। अच्छा, ओके, आपका ये कहना है सूटेबिलिटी। यस सर, सुटेबल ज्यादा ये था क्या सर। होता है ना, जैसे आप ये वर्ड बोलते हो ना, सूटेबिलिटी, या अच्छा लगता है देखने में, जैसे मैं कहूँ हाँ वैसा होता है, आप कहोगे, जैसे मैं कभी जवाब दूं आपको किसी बात पे, ऐसा होता है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ऐसा कैसे मान लें कि ऐसा होता है? आप तो मेरे को रीजन बताइए, प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करिए। नहीं, उसका डेरिवेटिव बताइए, कैलकुलेटेड एक्सप्लेन करिए उसको कैसे है। फिलहाल सर मैं आपको जैसे बता दूं, आप में जो भी यस सर, आंसर्स हैं, यस आपके सर। जो भी आंसर्स है ना, वो आप सभी ने ट्राई किया। किसी और को कुछ और बोलना है? किसी और को कुछ और कहना है? तो मैं बताऊं, द राइट आंसर इज दिस ओनली। यही जो आपने आखिर में जो आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर था, लेकिन आपका जो रीजन था वो नॉट श्योर। आपका जो आंसर का रीजन जो था, ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट। आपने कहा ऐसा न्यूज में पढ़ते हैं, ऐसा देखते हैं। यस सर, पहले सर और जैसे न्यूज में टॉपिक बताते हैं उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू हम्म, सोर्सेस वो भी बताते हैं, तो उस तरीके हम्म। से सर लगा कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बाद में होना चाहिए। जैसे सर मैंने अच्छा पहले अच्छा, वाले में हाँ, पहले ठीक रखा था। ठीक। अब तीसरे के लिए क्या रीजन है? थर्ड के लिए, थर्ड दोनों के सर लिए क्या बात है? दो ही ट्राई किया था सर। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज को सर मैंने बाद में रखा था सेकंड वाले टर्न में। पहले वाले टर्न में सर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज से ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन सेकंड अच्छा, वाले में आरबीआई इज लाइकली टू कट से स्टार्ट किया सर। ओके ओके,
ठीक है, ठीक है, चलो जो भी आपने ट्राई किया, यू ट्राइड वेरी वेल, आपने कोशिश अच्छी करी है ना। फर्स्ट वाले में आपको क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन सेकंड वाले में आपने सही क्लिक कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये ऐसा क्यों है। ये बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑन कीवर्ड्स। ये क्वेश्चन जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर देयर आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और हर एक लाइन को जब आप पढ़ते हैं और उसको आपस में डायगोनली कनेक्ट करते हैं, यू फाइंड टू नो द रिलेशनशिप in between the lines. Okay, so in this entire question there were three important words. Those were called keyword, or you can say nucleus words. पहला था RBI, दूसरा था बैंक रेट और तीसरा था CRR. ओके, RBI, बैंक रेट और CRR, ये तीन कीवर्ड्स थे। फाइन, तो पहला हो गया आपका जो आपने बोला कि RBI is likely to cut its बैंक रेट एंड CRR। RBI ये चाहती है कि वो अपना बैंक रेट और CRR कम करना चाहती है, और सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, बैंक रेट्स विल कट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में बैंक रेट कम किए जाएंगे, और उसके बाद ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आरबीआई हैज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी चेंज। पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि दिस लॉजिक अंडरलाइंस इज ऑफ टू फोल्ड्स। इसके पीछे उनकी दो मुहिम मंशा थी कि आरबीआई यदि बैंक रेट कम करता है तो कस्टमर का फॉलोअरशिप बढ़ेगा, कस्टमर्स हमारे पास ज्यादा आएंगे लोन अवेल करने के लिए। ये हो गया कस्टमर का बेनिफिट, बैंक का बेनिफिट। और कस्टमर का बेनिफिट ये है कि उसको सस्ते दरों पर, सस्ते रेट में उसको बैंक लोन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के ही अपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं उसके। ठीक, और दूसरा जो तरीका ये था कि जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, वर्बली जब पूछना स्टार्ट किया, तो नोटिस किया होगा आपने कि मैं बार बार गुड, वेरी गुड और ये सब बोल रहा था। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था, ताकि आप उससे क्लू निकाल लें कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। और जब मैं पूरा सुन के फिर उसके बाद लास्ट में आपको ये बोल रहा था कि नहीं, सॉरी, गुड एफर्ट बट इट इज अ रॉन्ग आंसर। तो मतलब आपको मेरे बताने के, मतलब मेरे जो गुड वर्ड्स बोलने के जो इंटेंशंस थे, उससे आप ये समझ रहे थे कि शायद ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंगली वाज गेसिंग। आई वाज नॉट गिविंग यू एनी चांस वेयर देयर यू कैन track or you can presume in mind कि this won't be the first statement, this won't be the second statement, likewise। ठीक है, तो आपको मौका नहीं दे रहा था कि आप कहीं भी guess न कर पाए, कहीं भी you cannot catch कि these following line won't stand at the first place or second place। ठीक है, तो ये पर्पस मेरा बोलने का कंफ्यूज करने के लिए था, ताकि आप ब्लाइंड, है ना, ब्लाइंडली जो बोल रहे हैं उसी को बोलते रहे। समझ में आया क्या अजय? Yes. यस सर। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो कीवर्ड्स वाली बात समझ में आई आप लोगों को? कीवर्ड्स, अब इसी कीवर्ड्स पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। कीवर्ड्स पे एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है वो मैं वर्बल आपको पूछूंगा। ठीक, नोट नहीं कराऊंगा, पूछूंगा आपसे, क्योंकि नोट करेंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। नोट करना चाहते हैं क्या? पूछ रहा हूँ मैं, नोट करना चाहते हैं तो फिर मैं नोट करा देता हूँ। बोलिए। हेलो हेलो, Yes, sir. नोट करना चाहते हैं कि सुनकर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन वो आपको बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, और थोड़ा थोड़ा ही आपको क्लिक करना है, मतलब उसको इंटररिलेट करना है आपस में। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फैमिली arrived home late in 1766. The family arrived home late in 1766, where hopes of having an opera was highly distinguished by his intrigues. समझ में आया क्या?
statement is the family arrived home late in 1766, where hopes of having an opera was highly frustrated in by his interviews. ये first statement है, okay? Hello. Yes, sir. ये आपका first statement है. मैंने 2 बार इसे repeat कर दिया है ना? Second statement ये लिखा हुआ है कि Leopold felt that it was might be proper. Leopold felt that it was might be proper and God-given genius. ये सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक. थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि एट द एज ऑफ 5 ही स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स बिफोर द Bavarian electors and the Austrian empress. At the age of 5 he started playing before the Bavarian electors and the Austrian empress. और आखिरी का चौथा स्टेटमेंट लिखा है fourth statement is fourth statement is I forgotten. मेरे को याद आता है तो मैं आपको रिपीट करके कुछ क्लिक करके मैं सेंटेंस कंपोज करके बताता हूँ आपको, राइट? ठीक है, मैं सेंटेंस कंपोज करके फोर्थ आपको एक और बताता हूँ. फिलहाल आप इन 3 स्टेटमेंट्स का बताइए क्या होगा. चलिए मैं फोर्थ स्टेटमेंट मैंने कंपोज कर लिया. फोर्थ स्टेटमेंट इज मोजार्ट astonished his audiences with his precocious skills. Mozart astonished his audiences with his precocious skills. मैंने 4 स्टेटमेंट बोल दिए बच्चों, राइट? अब मुझे बताइए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के नंबर पे कौन सा आएगा, पहले क्या आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या आएगा और सीक्वेंस इसका क्या होगा, बताइए. हाँ जी, हाँ सीकू यादव बताइए अब. सर फर्स्ट रहेगा. हेलो सर. हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं. फर्स्ट रहेगा ऑडियंसेस, फर्स्ट वाले में. अच्छा ठीक है, फिर ठीक है. सेकंड वाले में सर इट वाज. देन ओके. थर्ड प्लेइंग. एंड फिर फर्स्ट जो बच गया है फोर्थ वाला फोर्थ पे रहेगा, राइट? यस सर, होम में. चलो गलत है, गलत आंसर है. ठीक है, और बताइए और क्या लगता है, इसके अलावा किसी और को क्या लगता है? जो लोग बोलने में दिक्कत है जिनको, वो चाहे तो टाइप कर सकते हैं अपना, है ना, आंसर. मैं इसीलिए पूछ रहा था कि नोट करने की जरूरत तो नहीं लग रही है. काफी टाइम वेस्ट हो जाता है यदि आप नोट करते हैं ना, तो काफी समय आपका निकल जाता. मैं रिपीट कर दूं क्या एक बार और स्टेटमेंट? The family arrived home late in 1766, where hopes of having an opera were highly frustrated by his interviews. Second statement है कि Mozart astonished his audiences with his precocious skills. शायद पिछले वाले स्टेटमेंट में मैंने जब पढ़ा था तो उसको आखिर में बोला था, राइट? उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो बस थोड़ा थोड़ा बोल के बता सकते हैं. और थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि एट द एज ऑफ 5 he started playing songs and he played before the Bavarian electors and the Austrian empress. और आखिरी का स्टेटमेंट लिखा है कि Leopold felt that it was might be proper and God given genius. ठीक, थोड़ा समय लीजिए, मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ और आप अपने आंसर्स मेरे को
हाँ जी, आ गया आंसर्स? चलो, तो ट्विंकल ने मुझे आंसर भेज दिया है और कुमरेंद्र ने भी भेज दिया, विपिन ने भी भेज दिया। ठीक, वेरी गुड। अच्छा चलिए, मैंने सभी आंसर्स पढ़ भी लिए, समझ भी लिया। आप मुझे कोई एक, आप में से कोई भी एक जो 100% अपने आप के आंसर को लेके श्योर हो, 100%। लॉजिक में नहीं पूछूंगा आपसे, लॉजिक भी नहीं पूछूंगा। चलिए, पिछली बार पूछ लिया था मैंने, इस बार लॉजिक भी नहीं पूछूंगा आपसे। यदि कोई 100% श्योर है ना, तो वो मेरे को आंसर बता सकता है या नोट कर सकता है, दोबारा से चैट में लिख सकता है। 100% यदि आप श्योर हो तो ही लिखिएगा, और या बोल सकते हैं आप। ठीक। शुभम, ये क्या है? मतलब जो मैंने भी बात करी है वही भेज रहे हो आप? ये जो अभी आंसर आपने लिखा है 2314, ये श्योर शॉर्ट आंसर है आपका, या बस आपने ऐसे ही जस्ट यू ट्राइड? नो सर, मतलब मुझे जो लगा वही भेज। मतलब 100% श्योर हो? शुड आई एक्सेप्ट? ऐसे पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग। मतलब वन इज दैट यू इन विच यू ट्राइड, है ना, और अनदर साइड आई एम आस्किंग कि वेदर आर यू 100% श्योर और नॉट? यस सर। तो व्हिच वे यू आंसर्ड दिस? आई एम श्योर अबाउट दिस सर। अच्छा चलो, बताओ इसको जरा, 2 क्या था तुम्हारे हिसाब से? सर जो लियोनार्ड वाला था। हाँ ठीक है, मोजार्ट वाला ना? हाँ नो सर, लियोनार्ड फील दैट। अच्छा, लियोनार्ड फेल दैट, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उसी की बात हो रही है कि एट द एज ऑफ 5 बिफोर। गलत बेटा, गलत है, गलत है, गलत है। चलो ठीक है, गलत है ये। ठीक, ओके सर। कुमरेंद्र ने बताया है कि मोजार्ट एट द एज ऑफ द फैमिली, और द फैमिली और आखिरी वाला आखिरी में रहेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट पता है क्या है? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और आपकी पूरी फिलॉसफी, पूरा ज्ञान जो है वो एक तरफ, और एक क्वेश्चन एक तरफ। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो 2 तरीके से सेगमेंटेडली उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहला काम होता है कि हमें ये पता चले कि फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट, हमें शुरू कहाँ से करना है ना? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो बॉस, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका होना चाहिए ये वाला कि द फैमिली अराइव्ड होम लेट इन 1766। हम एक ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जो 1766 में यहाँ आई थी, और जिसके आने से ही हड़कंप मच गई थी। विरोधियों के बीच में, उनके मन में एक आतंक का माहौल बन गया था। वो डर गए थे कि कहीं इनके आने से वो अनसिक्योर्ड तो नहीं हो गए। और वो कौन था? जिस फैमिली से हम बात कर रहे हैं रिलेटेड, जो 1766 में उस क्षेत्र में आई थी, वो 1766 वाली फैमिली का नाम था मोजार्ट। कि मोजार्ट ने आते से ही अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया अपने आश्चर्यचकित कर देने वाली आवाज से। ठीक है, मोजार्ट एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, हम सब शायद सुना होगा आपने लोगों ने मोजार्ट के बारे में। ठीक है, कि उसने अपने आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद हो रहा है कि लिपोल्ड। अब लिपोल्ड कौन है? लिपोल्ड हो सकता है आपको क्रिएटिव करो। वो बोल रहा है कि जब वो वो बता रहा है कि जब वो लिपोल्ड को ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो है कुछ भगवान की कुछ देन है। मतलब वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, वो गॉड गिवन जीनियस है, वो थोड़ा डिफरेंट बच्चा है, राइट? और आखिरी का स्टेटमेंट ये है कि जब वो 5 वर्ष का था तो उसने गाना लिखना शुरू कर दिया था, कंपोजिशन स्टार्ट कर दी थी। और जब वो और बड़ा हुआ तो उसने अपनी प्रस्तुति दी। कहाँ दी? बेवरली लेटर्स और ऑस्टिन इम्प्रेस के सामने उसने अपनी प्रस्तुति दी। अब समझ में आया क्या पूरा चारों? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक। सुचित्रा, आई गेस यू आर अ न्यू स्टूडेंट टुडे इन क्लास। आपको समझ में आया क्या ये? यस सर। चलो गुड, ठीक है। तो ये हो गया अपना कीवर्ड्स का फॉर्मूला। जो भी आपने सुना, दिस होल क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, राइट? अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद ये है कि सर ये फॉर्मूला तो ठीक है, आप और बताइए कोई फॉर्मूला बचा है क्या? मैंने बोला हाँ बचा है, उसका नाम है ऑब्वियस ओपनर्स। एक को बोलते हैं ऑब्वियस कंक्लूजन्स। ऑब्वियस ओपनर्स का मतलब बच्चों कि ये वो स्टेटमेंट है जहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबको पता है कि डिफाइनिंग टर्म्स होगा तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं ना। डिफाइनिंग टर्म किसी भी परिभाषा से हम शुरू कर सकते हैं, राइट? और ऑब्वियस कंक्लूजन का मतलब क्या है? यहाँ पे जाके चीजें लास्ट में एंड होंगी। सुचित्रा, तुम्हारी तरफ से वो कुछ आवाज का नॉइज आ रहा है, नॉइज आ रहा है। हाँ, तो ऑब्वियस कंक्लूजन का मतलब कि दीज आर दोज स्टेटमेंट वेयर वी एंड, है ना, वेयर वी एंड और वेयर वी कंक्लूड। तो क्या लिखा हो पता चलेगा, कैसे मालूम चलेगा कि एंड होगा? सर जब कोई स्टेटमेंट एट लास्ट से स्टार्ट हो रहा हो, therefore से स्टार्ट हो रहा हो, इन दी एंड से स्टार्ट हो रहा हो, कंक्लूडिंग से स्टार्ट हो रहा हो, फाइनली से स्टार्ट हो रहा हो, है ना, एट लास्ट से शुरू हो रहा हो, टुगेदर विद से शुरू हो रहा हो, राइट? तो हमें पता है सर कभी भी यहाँ से स्टार्ट तो नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को थोड़े कम समय में अटेम्प्ट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, और ये आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन आसान बना देते हैं। आई डोंट से कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके लिए 100% आसान हो जाते हैं, लेकिन कुछ समझना जरूरी है, तो कुछ फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन को एसेसिबली आप करेक्ट तरीके से एसेस करके उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब और क्या फॉर्मूला बचा है? तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला मैं एक बार काउंट डाउन करा दूं। ऑब्वियस ओपनर्स, ऑब्वियस कंक्लूजन्स, प्रॉपर नाउन, नेम्स एंड प्रोनाउन, कीवर्ड्स, कॉज एंड इफेक्ट, क्रोनोलॉजी। ये हो गया टोटल 6 फॉर्मूलाज, राइट? और ये 6 फॉर्मूलाज इनको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ द मैंडेटरी पेयर्स। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ द मैंडेटरी पेयर्स कहते हैं इसको। ठीक, जिससे कि हम पेयर बना लेते हैं और हम उसको फिर ड्राइव कर लेते हैं। अब ये आता है सर एक चलिए ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पैराजम्बल्स इन शॉर्ट। और भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको कुछ एक शीट देखूंगा, तो मैं आपको कोई शीट नेक्स्ट वाली क्लास में एक शीट दे दूंगा। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हो शीट का, और आप मेरे को जब आप आंसर बता देंगे तो मैं आपको फिर बता दूंगा कि दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, तो यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन। वेल, हाँ जी, ठीक रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारी आज की क्लास का कंटेंट पार्ट। एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कभी भी कोई क्वेश्चन पैराजम्बल का मिले ना, सबसे पहले ये सोचा करो कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। मान लो ये 4 स्टेटमेंट है ABCD, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मैं एक्चुअली बोर्ड पे लिख के सिखाता हूँ, ये फिलहाल मैं बोल के बता रहा हूँ, इसको सुनना अच्छे से तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मान लो देयर आर 4 स्टेटमेंट ABCD और आपने कहा कि सर मैंने, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा तो इस लेवल की डिफिकल्टी होगी। आपको पता है ना, क्वेश्चन 3 तरह का होता है, एक मिडिल लेवल का क्वेश्चन, मीडियोक्री लेवल का क्वेश्चन होता है, एक डिफिकल्ट होता है और एक इजी क्वेश्चन होता है। तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो इस लेवल की डिफिकल्टी होगी। अदरवाइज जो कैंपस और इस तरह के पेपर्स होते हैं वो मिडिल लेवल के क्वेश्चन देते हैं या तो इजी क्वेश्चन देते हैं। लेकिन मैं आपको डिफिकल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मान लो ABCD करके 4 स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहला क्या देखना है आपको कि स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक, आपने देख के मेरे को बोला कि सर मैंने A को देखा तो मुझे लगता है स्टार्ट हो सकता है, मतलब यहाँ से मैं हेड स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक डिफाइनिंग टर्म है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने पूछा व्हाट अबाउट B, तो तुम यू शुड नॉट कंपेयर A विद B, तुम उसको इंडिपेंडेंटली देखो, A को भी अलग देखो और B को भी अलग देखो, फिर मुझे बताओ क्या स्टार्ट हो सकता है। तुमने बोला हाँ सर हो सकता है। मैंने बोला फिर C देखो, तुमने कहा C से भी हो सकता है। मैंने बोला D, तुम कह रहे हो D से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपने क्या बताया था डॉक्टर सर, डॉक्टर सिंह आपने क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखना है कि फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या हो गया, फर्स्ट लाइन जो है फॉर्मूले का फर्स्ट लाइन कि पहले ये चेक करो कि स्टार्ट कहाँ से होगा। तो मैं पता चला कि स्टार्ट तो मिला ही नहीं हमें। समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, Yes, sir. ठीक। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब क्या करना है इसके बाद, स्टेप नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 मींस स्टेप नंबर 2 आपका ये होना चाहिए कि फिर अब आप ये देखो कि उसके बीच में मैंडेटरी पेयर किसके बीच में है। पेयर क्या होता है सर, जो अभी आपने सिखाया है। ठीक, कीवर्ड्स के बेसिस पे, कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे यदि आपको कोई मैंडेटरी पेयर मिल जाए तो उस पेयर से आपको ये पता चलेगा कि A और B एक साथ आएंगे। ठीक है, और सर मैंने देखा तो मैंने पाया कि C और D भी एक साथ आएंगे। मैंने बोला वो क्यों, तो तुमने मुझसे कहा सर C और D इसलिए साथ में आएंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, और सर A और B के बीच में जनरल और स्पेसिफिक का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. मुझे लग रहा है कुछ डाउट है, आप लोग बोल नहीं रहे हो, है ना, और मैं एक तरफा पढ़ा रहा हूँ और आप लोग शायद समझने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। Sir, आ रहा है समझ। आ रहा है तो सिर्फ ये सीकू यादव को ही समझ में आ रहा है कि मनीष को भी आ रहा है, सुचित्रा को भी आ रहा है, शुभम को भी आ रहा है, विपिन को भी आ रहा है, मनीष को भी आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर, सबको आ रहा है। ठीक ठीक, वेरी Yes, sir, गुड, yes, sir. वेरी गुड। तो बॉस मैंने कुल मिला के अभी तक पहला ऑप्शन बताया था सर ABCD में पता नहीं चला अपने को। आपने बोला मैंडेटरी पेयर निकालो, तो आपने कहा सर AB साथ में आएगा क्योंकि कॉज इफेक्ट, और CD साथ में आएगा क्योंकि दोनों के बीच में जनरल स्पेसिफिक रिलेशन है। अब क्या है, अब मान लो मैं ऑप्शन कितने दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 4। पहला ऑप्शन लिखा था ABCD, दूसरा वाला ऑप्शन लिखा था CDAB। मतलब ये कहीं ऑप्शन लिख लो ना तो अच्छे से याद रहेगा, मतलब मैं जो बोलूंगा बात समझ जाओगे, उसको कनेक्ट कर लोगे। पहला ऑप्शन था ABCD, और दूसरे वाले ऑप्शन में मैंने CD को पहले कर दिया और AB को बाद में कर दिया। ठीक, और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें मैंने AB को मैंने BA लिख दिया, और जो CD था उसको मैंने DC कर दिया।
और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें मैंने पहले डीसी बोल दिया और फिर बीए बोल दिया। ये क्लियर हो गया? यस। इसका मतलब कि मेरे जो चारों ऑप्शन है, एक ए से शुरू हो रहा है, एक बी से, एक सी से और डी से। तो आपने पहले सर स्टेप बताया था कि पहले ये देखो कि स्टार्ट कहां से होगा, तो स्टार्ट में तो हमें पता ही नहीं चला सर, क्योंकि हमको लगता है सब स्टार्ट होगा, तो हमें मिला ही नहीं आंसर। दूसरा वाला आपने बताया मैंडेटरी पेयर, ए भी साथ में आएगा और सी डी भी साथ में आएगा, तो उससे हमें पता चल गया सर कि ए और बी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इमीडिएटली मेरे हिसाब से कि दो इनडायरेक्ट जो इनकरेक्ट आंसर्स थे वो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, POE कहा जाता है इस मेथड को। तो मेरा तीसरा और चौथा ऑप्शन कट गया। फर्स्ट स्टेप पे तो नहीं कटा, लेकिन सेकंड स्टेप मेरा तीसरा चौथा ऑप्शन कट गया। अब भी लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि व्हाट इज द राइट आंसर, फर्स्ट और सेकंड में से सही क्या आंसर होगा, राइट? तो तीसरा और लास्ट ऑप्शन ये है। अब तुम ये देखो कि द रिलेशन बिटवीन A and B एंड द रिलेशन बिटवीन C and D, ठीक? तो AB का रिलेशन और CD का रिलेशन, और दूसरे वाले में क्या था? CD और AB। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है B2C, और सेकंड वाले में क्या आ रहा है? D2B। Am I right? सॉरी, D2A, क्योंकि पहले वाले में ऑप्शन में क्या लिखा था? ABCD लिखा था, और दूसरे वाले में क्या लिखा था? CD और फिर लिखा था AB। तो D2A। तो तुम्हें देखना है कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा, उसमें B2C या D2A, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हमें मेक शिफ्टिंग चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करना पड़ेगा? मेक शिफ्टिंग। कौन किसको बेटर तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वेदर B2C ज्यादा अच्छे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या D2A अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है इनडायरेक्टली कि जो इन्फॉर्मेशन बी में दी हुई है, जो बातें बी में लिखी हुई है, क्या वो उसको सी अपलोड कर सकता है? क्या उसको जो सी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मेक शिफ्टिंग उसकी कर रहा है? ये स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। समझ में आया? लेकिन मैं आपको बता दूं आपके स्तर पे कि बच्चों पेपर इतना टफ नहीं आता। पेपर जो आता है वो फर्स्ट स्टेप में ही आ जाता है, और मोस्टली नहीं तो सेकंड में तो आ ही जाता है। थर्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ती, थर्ड की जरूरत कैट लेवल के क्वेश्चन में पड़ती है। जैसे अभी मैंने आपको वो जो क्वेश्चन दिया था ना, फैमिली अराइव्ड होम लेट इन, वो कैट लेवल का क्वेश्चन था। या वो जो मैंने दिया था, फेरी हेमलिन डॉर्सेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द एजुकेशन सिचुएशन, वो कैट लेवल का क्वेश्चन था। समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको अंदर से फियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक? चलिए, तो ये हो गया तथास्तु। अब इसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर बताएंगे मुझे कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, ठीक? फाइन? यस सर। या तो मैं आई नीड टू चेक, एक मिनट मुझे देखना होगा, मेरे पास सर इनफैक्ट क्वेश्चन हो भी। अच्छा, लेट मी चेक, एक बार मैं देखता हूँ, है ना? लेट मी कंफर्म मेरे पास है या नहीं है। लेट मी चेक इमीडिएटली। अभी हुआ तो अभी इमीडिएटली आई विल शेयर विथ यू ऑल। चलिए, राइट अवे आई डोंट हैव द शीट ऑफ पैराजम्बल्स विथ मी। अभी मेरे पास इमीडिएटली तो पैराजम्बल की शीट नहीं है, लेकिन मैं आपसे अभी जो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ रिलेटेड टू, एक मिनट, आप लोगों ने कुछ लिखा है मैं पढ़ लूँ। यस, तो मैं रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट। याद है आप लोगों ने एक साइकोमेट्रिक आपने दिया था? आप लोगों को याद है आप लोगों ने साइकोमेट्रिक एक टेस्ट दिया था जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें पूछी थी? यस सर, कुछ दिन और पहले हुआ था। वैसे कुछ लेफ्ट राइट क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, ठीक है?
और ये क्वेश्चंस जो पूछ रहा हूँ आप मेरे को उसका जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं चाहता था कि मैं इंटरव्यू कभी किसी का आमने सामने बैठ के हो तो मैं ये क्वेश्चन पूछूं, वो ज्यादा अच्छा रिलेवेंट होता। कभी भी जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना वो डायरेक्टली पूछो तो आदमी को सोचने के तरीके बहुत से मिल जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बाद आदमी का इमीडिएटली उसका ब्रेन काम करता है, एक्ट करता है, और लोग उसको जो देखते हैं एक बच्चे के लिए प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो जाता है, और नहीं तो क्वेश्चन देने के बाद सबके लिए एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनिए क्या है क्वेश्चन इज। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यू आर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद अ गर्ल, आप एक लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हैं और ये बोथ आर कमिटेड टू गेट मैरिड विद ईच अदर। आप दोनों की शादी का तय है कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं। ये एक लव कम अरेंज मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है ये, मतलब वो आपसे ही कास्ट की है लड़की, लेकिन साथ में लव भी है, तो लव कम अरेंज मैरिज है आप दोनों के बीच की। और आप दोनों ने पहले से ये कमिटेड था आप दोनों के बीच में कि हम जब दोनों अपने अपने करियर में प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाएंगे, जब अपनी लाइफ में ऑल टुगेदर कंप्लीटली हर तरह से हम सेट हो जाएंगे, देन वी बोथ विल गेट मैरिड विद ईच अदर, राइट। यू आर द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट, आपने मम्मी पापा के, यू आर द ओनली सन, और आपने मम्मी पापा से ये बात डिस्कस नहीं करी थी। एंड वन फाइन डे हैज कम कि उस लड़की की भी जॉब लग चुकी है, आपकी भी जॉब लग चुकी है, अब वो एज आ चुकी है कि आप दोनों टाइड अप हो जाएं, ठीक। तो आपने अपने पेरेंट्स से बात करी, बट पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली डिनाइड टू एक्सेप्ट दिस कॉल, उन्होंने मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। स्पेशली मैं मेल पेरेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो लड़के के पापा से बात जब हुई तो लड़के ने, पापा ने मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, और ये रिलेशनशिप पिछले 8 सालों का है रिलेशनशिप, राइट। और ऐसी कंडीशन में व्हाट डू यू डू, आप क्या करेंगे? शैल यू गो विथ योर पेरेंट डिसीजन और यू विल गो विथ योर ओन डिसीजन? तो आपका जवाब ये आएगा कि सर हम पापा को समझाएंगे, हम पापा को ये करेंगे, हम पापा को वो करेंगे, पापा भी नहीं तो बाद में समझ जाएंगे, राइट। आपने पूरी कोशिश कर ली, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि यू ट्राइड एवरी बिट to make your parents understood, but they are not at all agreed to accept your reasons, and but you are the only son, and in that circumstances what do you do? ठीक, जवाब देना चाहता है आप में से कोई? बोल के जवाब देना है, कोई देना चाहता है आप में से जवाब? हेलो, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब हीलियम बम, एटॉम बम का क्वेश्चन डाल दिया हो। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। यस सर। और ये मैंने आपके लिए तो पूछा नहीं है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा है। फिलहाल आप इसको सोचिए और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर आपको लगता है, क्या होना चाहिए।
आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. sir. आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का। कंडीशन मैंने आपको बताई थी। मेरे को अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। एक बच्चे ने जवाब भेजा है, वो भी आधा है जवाब। अब मेरे को बताना चाहो तो बता सकते हो आप, क्योंकि इस क्वेश्चन के जवाब में आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना। मतलब आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर नहीं दे सकते। हेलो Yes, sir. सर हाँ जी, बोले कोई तो बोलो भाई, मैं तो ऐसे बेहोश हो जाऊंगा। सर उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उनको मतलब सर मैरिज कर लेना चाहिए। कुछ दिन बाद वो जो परिस्थितियां हैं वो सही हो जाएंगी। देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी पहले कि आपने अपने पिताजी से 100 बार बात करने की कोशिश कर ली है, पिताजी मानने से इनकार कर रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो यदि आप ऐसा करोगे तो आप हमारे घर से निकल जाओ, ठीक है? और ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, ये आपकी कास्ट में ही आपका लव और अरेंज दोनों मैरिज है। अब पिताजी आपको अपनी जो क्या बोल सकते हैं आप, आपका जो हेरिटेज है, जो आपकी उनकी घर है, मतलब ही इज किकिंग यू आउट फ्रॉम हिज होम, ही इज सेइंग टू यू डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट लिव विद अस। हमारे साथ आपको रहने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन नॉट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस, वी आर नॉट retain you in home inside। बताइए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पर्सनल होके सोचना स्टार्ट कर रहे। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आप Hello? अपने बारे। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, सर एक्चुअली पेरेंट्स की बात फॉलो करनी है। पेरेंट्स ठीक, क्यों? सर, क्योंकि सर जो मतलब जो गर्ल है सर, उसके साथ तो 8 मतलब ओनली 8 ईयर का रिलेशन है, लेकिन सर पेरेंट के साथ तो चाइल्डहुड से ही रिलेशन है, तो वी कैन नॉट डिनाई अच्छा दिस। अच्छा, और जिसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं उसका कुछ नहीं? जिसके साथ धोखा हो रहा है उसके साथ कुछ नहीं? What about those commitment? What about those promises? What about those lines which you said in between each other? What about those है ना? I mean, I'm just telling, I'm just asking. हाँ भाई, और कोई बताना चाहता है? ट्विंकल, सुचित्रा, शुभम, मनीष, कुमरेंद्र, विपिन। तो इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। नो सर। नहीं, जब जवाब देना ही नहीं किसी को, फिर मैं अननेसेसरली आपका टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं मान रहे है हैं ना? नहीं सर, क्वेश्चन तो सही है सर। हाँ, मतलब सर क्वेश्चन को क्वेश्चन के रूप में ही लो ना। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप कि क्वेश्चन आपके लिए तो पूछा नहीं गया है। ये तो एक व्यवहारिक प्रश्न है। प्रश्न प्रश्न होता है, वो आपके लिए थोड़ी है सिर्फ, वो तो सबके लिए पूछा है, बराबर सबके लिए है वो एक जैसा क्वेश्चन। तो आप उसका जवाब तो हिंदी इंग्लिश में दोगे ना, जो भी आपको समझ में आएगा, गलत या सही। तो उसका निर्धारण मैं करूंगा कि गलत है या सही है। आप तो अपने तरह से बोल दो बस एक बार। सर पेरेंट्स के साथ ही रहना ठीक होगा, क्योंकि वो ओनली चाइल्ड है उनका, तो सपोर्ट तो करना ही होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। अच्छा, ये बात ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक, ये आपने जवाब दे दिया। अच्छा, एक बात मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, 8 बच्चों से पूछ रहा हूँ, थोड़ा बोल के बताना मेरे को, लिखना उखना कुछ नहीं, बोलना। आप सच में चाहते हो इम्प्रूव करना अपनी लाइफ में? हाँ या ना? नहीं, Yes. सोच पहले Yes, सुनना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। सच में चाहते हो कि आधे मन से चाहते हो कि पूरे मन से चाहते हो? मतलब चाहते क्या हो एग्जैक्टली? इम्प्रूव करना चाहते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। दो लोगों ने बोला है बस हाँ। यस सर। जो लोग बोलने में Yes, दिक्कत sir. हो रही है वो लोग हाथ उठा दे। ठीक, करना चाहते यस हो? सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये प्रण कर लो, ये प्रण कर लो। देखो, मैं तुम्हारी उम्र से, मैं बड़ा तो हुई हूँ तुमसे उम्र में, मैं बुढ़ा आदमी है ना, तुम नौजवान आदमी हो। तो मेरी एक बात मान लो, ठीक? और वो बात ये है कि बातचीत करना सीखो लाइफ में, मतलब बोलना सीखो। बातचीत का हिंदी होता है बोलना, बातचीत करना मतलब बात करना, बोलना, ठीक?
यदि ये सीख गए, भाषा भाषा पे बात नहीं हो रही कि तुम अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में बोलो या किसी और भाषा में बोलो, बात क्या हो रही है, बोलना सीख लो, राइट। और प्रण कर लो, जैसे कुमरेंद्र, पता नहीं उसका माइक का प्रॉब्लम है ना, वो बोल नहीं हो पा रहा है उसका, ठीक है, लेकिन वो हमेशा पहले जवाब ही देता रहता था, हमेशा बात करता रहता था, बोलता रहता था। शुभम भी जवाब देता रहता है, विपिन भी बोलता है, मैं नहीं बोलूंगा कि बोलता है, सिकू बोलती है बीच बीच में, ठीक। जैसे वैसा बचा ही कौन, अब कोई नहीं बचा, और कौन बचा, ट्विंकल का, हाँ ट्विंकल का हो गया थोड़ा, मनीष का हो गया, या और एक कोई और छूट गया हो तो मैं नहीं कह सकता। मेरा कंसर्न ये है कि पार्टिसिपेशन बढ़ाओ अपना किसी भी चीज के अंदर। आप ये मत सोचा करो कि सामने वाला क्या सोचेगा, यदि वो भी तुम ही सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा, समझ रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं देसी सरकासिज्म। इस देसी सरकासिज्म से बाहर निकलो और एक्टिव बनो, ठीक, ताकि तुमको लोग बोले हैं कि यार ये बड़ा फालतू लड़का है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। पता है मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं पता क्या था, नाम था कुछ श्रीवास्तव लड़का था। वो लड़का जो था वो हमारी क्लास का इकलौता ऐसा लड़का था जिसमें सब टीचर्स हाथ साफ करते थे, मतलब हफ्ते में एक दिन उसके ऊपर कोई ना कोई टीचर हाथ जरूर साफ करता था। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अनाप शनाप क्वेश्चन पूछता था क्लास के अंदर। और एक बार की बात है, उसने हमारे इंग्लिश के टीचर से, जब लास्ट पीरियड होता है तो अक्सर आप जानते हैं लास्ट पीरियड में लोग बहुत ही सेटल माइंड, कंफर्टेबल माइंड के साथ बैठते हैं, टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते, बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पढ़े जा रहे हैं। एक बार इंग्लिश के सर का पीरियड था, लास्ट वाला पीरियड सर का था, और सर आए क्लास में पढ़ाने के लिए। बच्चों ने बोला सर 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 प्लीज प्लीज आज मत क्लास लीजिए। तो सर ने बोला ठीक है। सर अपने आप टेबल पे कुर्सी पे बैठ गए, और उसी में वो लड़का जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़का आया धीरे से, और पतला दुबला सा था, और बाहर निकल के आने के बाद सर को बोलता है सर कैन आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सुना आपने क्या बोला उसने? कैन आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ? उसने बोला हाँ यस गो। तो उसने लड़के ने खड़े होकर पूरी क्लास में पता है क्या बोल दिया, मतलब सर ने थोड़ा सा बोला, उसको अंदर से ऐसा लगा कि किसी ने हिम्मत दे दी, और क्लास में ऐसी बदमाशियां हमेशा करता था वो, और क्लास में खड़े होकर के बोल दिया कि ऑल लेडीज एंड लेडाज आर अलाउड टू गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये उसका स्टेटमेंट था। पूरे बच्चे पूरे एकदम झोंक में एक साथ बाहर निकल गए, सर ने कुछ नहीं बोला। 70-80% पूरी क्लास खाली हो गई, 20% के आसपास बच्चे क्लास में बचे, और सब कोई जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, सर से कोई पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, 2 बच्चे एक साथ क्लास में आ जा रहे हैं। सर ने सब बातों को अवॉइड किया, और जब वो पानी वानी पी के आ गया, क्लास 40 मिनट की होती है, 10 मिनट लगता है पानी वानी पीने में, 10-15 मिनट, तो वापस उसके मन में भी उसके अंदर से ऐसा लग रहा था कुछ कुछ बचा हुआ है, और आकर के सर को बोलता है सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। बोलते हैं व्हाट? कहता है सर एक ट्रांसलेशन पूछना था। क्या कहा पूछो? तो बोलता है सर घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया, घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब तो सर को अंदर से, एक तो वैसे भी गुस्सा लगी थी सर को, उसके बाद सर ने उसका सर से बाल उसका पकड़ा, उसको फिर दोबारा घुमाना स्टार्ट किया। ये सर पहले आदमी नहीं थे जो उसके साथ ये काम कर रहे थे, उस वैसी हरकतें हर टीचर उसके साथ हफ्ते में एक बार तो पक्का करता ही करता था, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से बाज नहीं आता था, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो भले ही फनी तरीके से पूछे, अटेंशन ग्रैब करने के लिए पूछे, या किसी भी रीजन से, बट पूछता था। दैट इज ओनली द गुड हैबिट इन हिम, यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस, ठीक है। और मालूम है आज के डेट में वो लड़का पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर है गोरखपुर में। यूपी का एक शहर है गोरखपुर, जहां से आदित्य योगीनाथ जहां के मुख्यमंत्री हैं। उस शहर का वो लड़का आज की डेट में चीफ इंजीनियर है। कैन यू ट्रस्ट? मेरी बात पे विश्वास करेंगे आप इस बात पे? यस सर। हाँ जी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछना, बातचीत करना, लोग क्या सोचते हैं सोचने दीजिए, यही काम हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, तो बेचारा वो जो सोच रहा था फिर वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करना फुल ऑन 100% होना चाहिए, 100% फुल ऑन होना चाहिए। जैसे सर आप देखिए बोलते हैं, बोलने के बाद चुप हो जाते हैं, तो हम लोग भी उसमें बीच में हाँ सर, हेलो सर, माइक अनम्यूट है, कुल मिला के 8 बच्चे हैं, सर को लेके 8 लोग हैं, अपन भी उसको पूरा 100% यूज किया करें। जैसे आज संडे है, कल क्या है? कल क्या है? रक्षाबंधन, बोलिए ना, कल क्या है? रक्षाबंधन। मतलब हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है ना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है लोग खुशियां मनाते हैं। और आपको पता है जब बच्चा न्यूयॉर्क में पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं? जब यहाँ पे ना हमारे देश के अंदर बड़ी अलग अलग प्रथा है, जब आदमी बहुत खुश होता है तो खाना खूब खाता है, खाने की बात करता है, घूमने की बात करता है। आप देखिए कभी आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं आप खाने की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं। कुछ और भी हम लोग करते हैं क्या? क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं तो हम करेंगे क्या? और न्यूयॉर्क में पता है लोग क्या करते हैं? न्यूयॉर्क के अंदर
आप बोर हो रहे हैं, मेरे को लगता है मैं आपको बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है? नो सर, हम लोग सुन रहे हैं सर। जी जी जी। न्यूयॉर्क में सर जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है उसके मम्मी पापा बच्चे को कैब ऑफ कर लीजिए, उधर आवाज आ रही है उधर से किसी के बाइक में। तो उधर से मम्मी पापा उसको रेंटेड कार से बच्चे को ले आते हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का टचउट कराते हैं। टचउट का मतलब उसको छूते हैं, मतलब उनके यहाँ एक प्रथा है, उनको प्रथा ये है कि हमको पता है कि हमारा लड़का जब बड़ा होगा तो आने वाले फ्यूचर में यही काम करेगा, उसकी पूरी लाइफ का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो यहीं से क्रिएट होने वाला है, तो उसको ला करके उसको टच करवाते हैं छोटे बच्चे के नन्हे छोटे छोटे हाथों से। ये उनके यहाँ प्रथा है। हमारे यहाँ क्या प्रथा है? 4 समोसे और खा लो, हाँ, 2-4 बॉटल जो कोको कोला की है और पी लो, मतलब जितना कचड़ा पेट में डाल सकते हो उतना डालने की हम पूरी कोशिश करते हैं, मतलब छोड़ते नहीं अपने बॉडी को। खुश होने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इस चीज से हमें थोड़ा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस चीज से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे, जस्ट 1 मिनट, है ना। इस चीज से जब तक बाहर नहीं निकलोगे लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और लाइफ में यदि कुछ बड़ा करना चाहते हो, सच में करना चाहते हो, तो पहले मन को देखो, झांक के देखो, सच में चाहते हो कि आधे मन से चाहते हो? तो जवाब आएगा पता है क्या? हम सच चाहते हैं सर। कुछ हमको अच्छा, कुछ से कुछ नहीं होता जीवन में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, अब आप भी देखो ना अपने घर की स्थिति परिस्थिति, सभी जगह सब लोग, ज्यादातर लोग सामान्य वर्ग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम नहीं है, ना नीचे है ना बहुत ऊपर है, चीजें कहाँ है बच्चों? बीच में सर, मिडिल में। और मिडिल वाले आदमी का कभी कुछ नहीं होता। मिडिल वाले आदमी का, मिडिल मैन का कभी कुछ नहीं होता। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं ना, वो सब या तो लोअर लेवल पे है या तो अपर लेवल पे। अपर लेवल के लोग, हाँ अपर लेवल, बीच के लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग बीच वाले हैं, है ना। और मेरे को पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% 100% आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। यस सर, अभी लॉकडाउन में भी कोरोना में जितने भी काम किए गए हैं वो लोअर लेवल पे और अपर लेवल पे किए गए हैं। यस ट्रू, वेरी ट्रू। जो मिडिल फैमिली के लोग थे उन पे कुछ नहीं किया गया। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, 100% अग्रीड, 100% सही बात है। तो यार लाइफ में हम लोग जो क्रिएट करते हैं ना, हमको मिलता वही है लाइफ में। और मैं बताऊं, मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, छोटी सी स्टोरी थी मेरी। वैसे हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। अपने आप में ना एक नजीर बनने की कोशिश करो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, मतलब जब उसके लिए जब करोगे सोचोगे तब बड़ा होगा। चीजें एक दिन में क्रिएट नहीं होती, हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक छोटा सा आइडिया यदि आपके दिमाग में आ गया तो वो सच में पूरी लाइफ आपकी बदल के रख सकता है। तो वो अब आइडिया यही है कि आई वांटेड टू ग्रो। जैसे किसी लड़के को कंपनी में जाना है तो मैं बोलूंगा यार बड़ी कंपनी का प्लान करो, 10 लाख की कंपनी का प्लान करो, 15 लाख की कंपनी का प्लान करो। आप मेरे को बोल सकते हो सर हमारे कॉलेज में तो आती नहीं, सर मेरे को पता है नहीं आती तुम्हारे कॉलेज, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये तुमको बता सकता हूँ कि तुम उस कंपनी में बैठ कैसे सकते हो, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक, मेरी बात सुन रहे हो ना आप लोग? यस सर। मेरे कॉलेज में 25 लाख वाली कंपनी नहीं आती सर, 10 लाख की कंपनी नहीं आती। अब कोई लड़का पूछो कहाँ जाना चाहते हो, ड्रीम कंपनी कौन सी है, लड़का बोलेगा गूगल या बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट या बोलेगा फेसबुक। मैंने बोला ये बताओ, चलो ठीक है हम तुमको फेसबुक में बैठने का मौका देते हैं, तुम मुझे बताओ तुम कन्वर्ट कर लोगे क्या? लड़का क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू वेरी मच, नो कमेंट्स, आई विल सी यू लेटर ऑन, मैं बाद में देखता हूँ आपको, है ना, आई विल कम वन डे, मैं एक बार आपको पक्का एक दिन में मिलूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। हाथ जो होता है ना बराबर, मतलब यू नीड टू शेक हैंड एट इक्वल, है ना, इक्वल लेवल। दो लोगों का हाथ टकराता है तो आवाज आती है, जिसको बोलते हैं पिटापैट, थपथपाहट की आवाज आती है। एक अकेले हाथ से कोई आवाज थोड़ी आती है। तो थोड़ा सा अपने हाथ को जोश से भरो, जोश के साथ मोटिवेशन ऐसा रहे जो कि जिंदगी भर के लिए आपके साथ बना रहे। और मैं बार बार कहता हूँ ऐसी आवाजें जो है ना कोई पढ़ के किताब से नहीं बोल सकता, ये सब मन के अंदर की चीजें होती हैं। और जब आदमी मन से सोचता है बोलता है तो भले ही आपका बाइसेप ट्राइसेप थाइसेप एब्स कितने भी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी आवाज में वो बुलंदी ऑटोमेटिक आ जाती है। थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई ज्ञान की पाठशाला। बचे हुए 10 मिनट में मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे जो आपके प्रश्न है वो पूछ लें,
और हम लोग फिर एलओसी करना था, और भी मेरे को कुछ आपको साइकोमेट्रिक के क्वेश्चंस कराने हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप उसको ये मत सोचा करो कि पंकज सर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो और मैं जवाब नहीं दे पाया तो अरे बाप रे। आप उसको एंजॉय किया करो, अच्छा से यार ऐसा होता तो क्या होता, लेट मी चेक, लेट मी थिंक, लेट मी अलाउ टू आंसर दिस, ऐसा सोच के जवाब किया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हो। हाँ सर अभी आपने एक क्वेश्चन दिया था उसका भी आंसर नहीं मिला। हाँ जो हाँ आपने नहीं हाँ, मैं वेट कर रहा था ना कि तुम लोग बताओगे, तो मेरे को जवाब ही नहीं मिला। एक ही लड़की ने जवाब दिया, वो भी आधा बोला उसने। सर मैं आई ट्राई। हाँ प्लीज प्लीज बोलो। सर आई थिंक वी शुड गो विथ गर्ल्स, मींस नॉट गो, वी शुड गो फॉर, बट हमें अपने पेरेंट्स के आसपास ही रहना चाहिए और उन्हें हम इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा यस सर। ठीक ठीक ठीक। और कुछ मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आई शुड गो विथ माय पेरेंट डिसीजन और योर गर्ल, मतलब किसके साथ डिसीजन लेना चाहिए, पेरेंट या गर्ल? सर डिसीजन गर्ल्स के साथ, बट अच्छा फेवर में होना चाहिए, बट यू विल मेक योर अरेंजमेंट नियर योर पेरेंट, है ना, हाउस, यस ताकि सर। आप उनको लुक आफ्टर भी कर सको और ये भी देख सको, ठीक है। यस सर। ठीक, और कुछ एनीथिंग नो एल्स? सर। अच्छा तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, किसी और को कुछ बोलना है? सर जो मैंने आंसर बताया था उसमें कुछ और ऐड करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? हाँ ऐड करिए, प्लीज प्लीज करिए ऐड। सर पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट के साथ मतलब रहेंगे, फिर उसके बाद मतलब मे भी हो सकता है कि सर मतलब पेरेंट्स मान जाए बाद में। अच्छा मतलब तुम अभी भी आखिरी सांस तक तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन मैंने पहले ही बोल रखा है कि मम्मी पापा नहीं मानने वाले, उन लोगों ने पहले ही बोल दिया, और तुम्हारी पहली कोशिश और 1000वीं कोशिश वो सब बराबर हो गई, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो तुमने कर लिया है। ये क्वेश्चन में ही पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये पहले से ये लिखा है, यू ट्राइड एवरी बिट, आपने अपनी पूरी आखिरी कोशिश कर ली, बट दे आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल। हाँ जी, तो आपका आंसर हाँ। सर दोनों आपस में बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसका? किससे बात करके? आपस में, लड़का लड़की आपस में बात करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके ओके ठीक है। या तो वही तो बात हो रही है कि सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, मतलब क्या निकलेगा सोल्यूशन, कैसे निकलेगा सोल्यूशन? भी दोनों आपस में बात करके सॉल्यूशन निकाल सकते तो हैं। आप बताओ ना, यदि कंडीशन आपके, वही इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन तो पूछ रहा है, इंटरव्यूअर तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बीइंग अ फीमेल आप अपने आप के लिए रिस्पांसिबल हैं, आप क्या करेंगे? लड़के के, आप भी अपने घर में इकलौती हैं और लड़का भी जो है वो भी अपने घर का इकलौता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स बोल सकते हैं कि आप शादी करोगे तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आप लोगों की। हाँ नहीं, वो ये तो बोल रहे हैं कि हम घर से निकाल रहे हैं आपको, वो तो ये बोल रहे हैं, और आप लोग इतने डिपेंडेंट हो, सॉरी फाइनेंशियल इतने स्टेबल हो, यू कैन मेक एंड मैनेज एवरीथिंग। आप नौकरी करते हो, आपकी 10 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी साल की, और उस लड़की की भी 10-12 लाख रुपए तनख्वाह है, आप सब कुछ अपने से आसानी से हैंडल मैनेज कर सकते हो। बैचलर रहो, शादी ना करो तब तक। अच्छा तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या हो सकता चलो चलो मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक ठीक है। अब अपनी माइक ऑफ करो क्योंकि इधर से आवाज आ रही है कुछ लोगों की तरफ से। हाँ ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो कभी भी इंटरव्यूअर आपसे इस तरह का यदि प्रश्न पूछता है तो उसको आपसे क्या मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आपका कॉल है, लेकिन हाँ मतलब है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यदि कोई एरर हो रही है तो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तुम्हारे घर में यदि झगड़े हो रहे हैं तो तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 100% अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। आपसे हमें, हमसे आप हो, मतलब उनका ये इक्वेशन काम करता है। तो उसका जवाब ये होना चाहिए, सबसे पहला वर्ड तुमको बोलना चाहिए डिपेंड्स, तुमको फर्स्ट वर्ड, क्योंकि पता है डिप्लोमेटिक आंसर है ये, तो अब सबसे पहला शब्द तुमको बोलना चाहिए डिपेंड्स, फिर बोलना चाहिए सर आई विल गो विथ माय पेरेंट डिसीजन। अब जवाब होता है क्यों, पूछेगा क्यों, तो तुमको बोलना चाहिए सर at the time of coming into relationship we must, है ना, I had been already discussed, जब मेरे को रिलेशनशिप में आना था या मैं आया था तभी मैंने बात लड़की से कर ली थी कि इन फ्यूचर certainly I'll marry with you only but we'll take the consent of our parent, and she was agreed on these lines, and if the situation occurs so she knows and hope मतलब she will cooperate। मुझे पता है यदि इस तरह की बात यदि आई है तो उसको वो भी समझेगी, क्योंकि ये कॉल मेरी नहीं है, पेरेंट्स की कॉल है, तो मुझे लगता है सर उसको भी पूरी तरह से हमें साथ दे, वो मेरा साथ देगी और समझेगी वो इस बात को कि मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का डिसीजन है, और जो कि अल्टीमेटली आई एम दी ओनली वन, so I cannot leave away my parent in this age,
उनका जो लाइफ का थर्ड फेज चल रहा है, तो मैं ऐसे में उनको छोड़ नहीं सकता। और मैंने उस लड़की से रिलेशनशिप में आने से पहले ही, चूंकि मैं बहुत ऑनेस्ट था, मेरी इंटीग्रिटी साफ थी, तो मैंने उस लड़की से पहले ही बात कर रखी थी, हम दोनों ने आपस में बात कर रखी थी। तो होप शी विल नॉट टेक दिस अदरवाइज, एंड आई ब्लेस फॉर हर फ्यूचर, फॉर हर लाइफ। और उसके बाद तो जो होता है सबको पता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये बोलना तुमको चाहिए। इंटरव्यूअर को फिलहाल सामने बैठने वाले बंदे के सामने में जवाब में ही आना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसका जवाब मुझे आप नेक्स्ट क्लास तक देंगे, ठीक है? यस सर। ये क्वेश्चन है लाइक, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को शेप में कर लूं, कन्वर्ट कर लूं, फिर आपसे पूछता हूँ। वेट, ये सब क्वेश्चन आमने सामने बैठ के सोचिए, जब इतना देर 10-20 मिनट हो गए क्वेश्चन पूछे, तब मेरे को जवाब देना पड़ रहा है। ये सामने आमने बैठ के कोई पूछ ले तो आपका क्या होगा, सोचो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर जैसे कल आप जिन भैया का इंटरव्यू लिए थे, उसमें सर टेक्नोलॉजी और टेक्निकली को लेकर मतलब ज्यादा फोकस हुआ था। तो सर अगर इस तरीके का सिमिलर वर्ड्स अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और तो इसमें सर समझाने का एनालॉजी क्या होना चाहिए सर? पहली बात, इसका एनालॉजी गलती से मुंह से किसी के वर्ड यदि ऐसा निकल गया, पहली बात वो जो टेक्नोलॉजिकली बोल रहा था उसमें से एक सही था और एक गलत था, मुंह से निकल गया बोलते समय, ठीक? तो अब इसके लिए हमें कुछ परेशान नहीं होने की जरूरत है, मतलब हमसे, और हमने पकड़ लिया वो चीज, तो हमने उसको पकड़ने के बाद हमने बोला कि भाई तुमने क्या बोला, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकली, तो उसको फिर गलत चीज को सही नहीं बना के बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उसने मेरे को पता क्या किया था, व्हाट वाज द मिस्टेक, उसका गलती ये था कि उसने जो गलत चीज बोली थी उसको फिर वो डबल से प्रूव कर रहा था कि नहीं सर, मेरे ये कहने का मतलब था कि टेक्निकल का ये मतलब होता है, टेक्नोलॉजिकल का ये मतलब होता है। तो क्या मुझे नहीं पता जो मैं पूछ रहा हूँ? इसका मतलब कि मैंने वो बोलते समय गलती कर दी, यदि मैंने वो बोलते समय गलती कर दी तो मुझे याद आना चाहिए, बोलना चाहिए सर आई एम सॉरी, बाय मिस्टेक एंड आई सेड दिस, उसको वहीं का वहीं फिनिश कर देना चाहिए, है ना? ओके सॉरी बोल के फिनिश कर देना चाहिए। हमको उस गलती को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि हमको खुद, और जितना गलती को आगे बढ़ाएंगे उतना सामने वाले के मन में मेरे प्रति डाउट क्रिएट होगा, ठीक है? याद है आपको एक क्वेश्चन था जो उसने बोला था, क्वेश्चन का जवाब बोला था जो मैंने पूछा था, उसने मीनिंग की, कॉम्पेशन की मीनिंग बताओ। यस सर, कॉम्पेशन को लेकर बात हुई थी। यस, तो कॉम्पेशन को भी पूछा, तो कॉम्पेशन की मीनिंग पहले तो उसने कुछ बताया, फिर मैंने बोला कॉम्पेशन का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है, फिर वो समझ गया कि सर इसी बात पे पकड़ के बैठ गए। तो जब नहीं पता तो क्यों बता रहे हैं हम? जब हमें नहीं पता तो हम जबरदस्ती क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो इससे मतलब हमें कहीं ना कहीं आप पे डाउट हो रहा है, इसका मतलब। और ऐसे डाउट यदि हम किसी सामने वाले के मन में क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब नुकसान डायरेक्टली मेरा है, मतलब चांसेस हैं भी होने की तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि उसको लग जाएगा कि ये लड़का तो ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में खुद की वोट लगा रहा है। ऐसा बंदा किसी को सुनेगा नहीं, वो सिर्फ अपने मन की करेगा। यदि हम सर्विस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, हमारे कोवर्कर्स कलीग ने बोला कि सर ये मत करिए, इससे ये नुकसान हो सकता है। अब चूंकि आप एरोगेंट आदमी हैं, आप खुद को तवज्जो बहुत ज्यादा देते हैं, तो आप उसको सुनेंगे नहीं, आप वही करते रहेंगे जो आपको पसंद है। और नुकसान किसका हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है। ये ठीक, चलिए विद दिस गुड नोट एंड गुड लाइंस, थैंक यू वेरी मच। और कल रक्षाबंधन है, टुमारो इज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट डे फॉर एवरीवन, सो होप हम इसकी छुट्टी ना लें और ऐसे इंपॉर्टेंट समय का सदुपयोग करें, सही सदुपयोग करें। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब ये 2 घंटे की क्लास करके निकलते होंगे तो आपके अंदर एक मन में अपने आप से पूछ के, अपने आप को पूछ के देखिएगा कि आपके मन में फीलिंग क्या होती है। तो आप ये कह सकते हैं, हाँ सर आई लर्न समथिंग इन टुडेज सेशन, आज मैंने नया कुछ सीखा है, मेरे अंदर फील है कि मैंने वो 2 घंटे सिर्फ टाइम पास नहीं किया है, हमने कुछ नई चीज सीखी है आज क्लास में, ठीक है? तो क्लास का रिलेवेंस ये है कि आप अपनी अटेंडेंस जो भी है, 8 बच्चे, 7 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे जो हैं उसकी बनाए रखें, और हर दिन को सेलिब्रेट ना करें, हर दिन की सक्सेस इंपॉर्टेंट है। और मानिए तो हर दिन आपका है, हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन पॉजिटिव है, और नहीं तो फिर हर दिन आपका सेलिब्रेशन है। मतलब वो जेब में जब तक पैसा होता है वो हर दिन एक सेलिब्रेशन ही जैसा लगता है। सर कंपैशन को हाईली पैशनेट के टर्म में बोल सकते हैं? नहीं, कॉम्पैशन का मतलब होता है कि विद पैशन यू, जैसे बोलते हैं ना कि जोश में होश, तो बोलते हैं विद पैशन इफ यू अंडरस्टैंड द जील और रीजन ऑफ द एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैशन। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर। जनरली जब जीडी होती है, हाँ, तो जीडी में सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ गलत पॉइंट्स बोल देते हैं, लेकिन उसमें ये भी रहता है कि जो हमने पॉइंट्स बोला है उस पर हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है।
तो उस सिचुएशन में क्या करें कि जब हमें अंदर से पता है कि हमने गलत बोल दिया है, तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सॉरी बोल के निकल लेना चाहिए, सॉरी बोल के उसको बात को वही का थैंक यू कर देना चाहिए, उसको घींचना नहीं चाहिए। एक सॉरी के एक गलती के चक्कर में 10 गलतियां और नहीं करनी चाहिए। यस सर। ठीक, यस सर। यदि हमने कोई बात, अच्छा सुनो मेरी बात एक और, मैंने तुमसे पूछा रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इन एजुकेशन सिस्टम, तुम्हारा जवाब क्या होगा बताओ, हाँ या ना, क्या होगा? सर रिजर्वेशन हाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डिबेटेबल है सर। हाँ यस, देखो अभी शुभम ने सही आंसर दिया मुझे, डिबेटेबल है सर, क्योंकि कोई लड़का इसका आंसर हाँ ना में देता है ना, इसका मतलब वो मूर्ख है मेरे हिसाब से। इसका कभी भी जवाब हाँ या ना में हो ही नहीं सकता। जवाब इसका होना चाहिए कि इंसान की आर्थिक हालात को देखते हुए हमें रिजर्वेशन का राइट देना चाहिए पर्सन को, ना कि उसकी जात पात को देख के देना चाहिए, है ना? यस सर। सर आप भी इस बात को अग्री करोगे? ठीक है, यस सर। यस सर। आदमी के आर्थिक हालात को देखते हुए, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए वी शुड गिव हिम अ राइट टू टेक द एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। लेकिन पर्सन, अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है, अब मान लो ठीक है, अब मान लो कभी कभी इंटरव्यू और सामने वाला पूछता है, मतलब वो जो पैनल में बैठा होता है कि आप बता लो भाई कितने लोग हाँ में हो कितने लोग ना में हो। यदि वो ऐसा कहता है तो करो, क्योंकि वो यदि ऐसा कहता है कि भाई हाँ वाला चुन लो ना वाला चुन लो, तुम डिसाइड कर लो, कभी कभी वही चुन के बता देता है कि इतने लोग हाँ में बोलेंगे इतने लोग ना में बोलेंगे, तब तुम उसी के हिसाब से बोलो, तब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि तुम यदि उसको मान लो बता भी देते हो कि नहीं हाँ में या ना में कुछ बोलते हो, तो उसको भी पता है कि हाँ एकदम पूरी तरह से सही नहीं है और ना भी पूरी तरह से सही नहीं है, उसको भी मालूम है ये बात। वो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन टेस्ट कर रहा है। और तुमने यदि मान लो बात करके कौन सा संविधान का नियम बदल दिया, तुम्हारी हमारी बात कर देने के बाद संविधान का कोई नियम तो बदल नहीं जाएगा। हम कस्तूरी आई मीन कस्तूरी रंगनाथन तो हम हो नहीं जाएंगे कि हम एजुकेशन पॉलिसी को बदलने के लिए हमको कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। मेरी बात समझ गए ना आप? शॉर्ट में मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिबेट हो रहा था, हमारा जो डिस्कशन जो हो रहा था, वो हमारी कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए हो रहा था। वो हमारा डिस्कशन हो रहा था ताकि वो देख पाए कि तुम अपनी बात कैसे रखते हो, तुम्हारे सामने कोई आर्गुमेंट करता है तो उसके सामने तुम स्टैंड कैसे लेते हो, ले भी पाते हो कि नहीं ले पाते हो, तुम्हारे पास जो बोलने के लिए वो तुम कह भी पाते हो कि नहीं कह पाते हो, तुम पहले बोलते हो कि आखिरी में बोलते हो। ये सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए था, ना कि तुम्हारा बेस नॉलेज का देखने के लिए था कि रिजर्वेशन तुम बात कर लोगे तो हम फिर संविधान के अंदर परिवर्तन कर देंगे तुम्हारी बात करने के बाद, जो उसका कंक्लूजन निकलेगा। ऐसा थोड़ी था। और यदि कंपनी के अंदर बेटा ध्यान से सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से सुनना ध्यान से। रिजर्वेशन के ऊपर मान लीजिए तुमने बहुत कुछ अच्छा बोल दिया, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा, एक्सट्रीमली बहुत अच्छा बोल दिया, तो क्या हमारी कंपनी के अंदर क्या रिजर्वेशन पे काम होता है? नहीं, हम रिजर्वेशन पे तो काम कर नहीं रहे। हम आर्थिक सलाहकार तो है नहीं प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस के कि हमको उस पे उसकी बेसिस पे हमको हाँ या ना बोला जाएगा। वो तो ओवरऑल कुछ और देखना चाहते हैं, है ना, दे हैव गिवन अस समथिंग टू चेक सम अदर थिंग। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए विद दिस गुड नोट आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। एक मिनट पहले तो अब जो क्वेश्चन था आपका वो आप मुझे कल पूछिएगा प्लीज, ठीक है? मेरी भी क्लास का टाइम हो रहा है। Yes. और दूसरी चीज, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने आपकी क्लास की अटेंडेंस अभी आज की ले ली है। जितने बच्चे मुझे क्लास में दिखे मैंने सभी की अटेंडेंस नोट कर ली है कागज पे। एंड नेक्स्ट टू दैट लास्ट में मुझे ये कहना है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों से शेयर करनी थी। आपने जैसे मैं कुछ बोलने वाला था तब तक आपने भी बोल दिया तो मैं भूल ही गया मेरे को क्या बोलना था। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी थी। चलिए आप पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं बता ही देता हूँ फिर। आप एक क्वेश्चन देने वाले थे। नहीं वो तो मैं देने वाला था, मैडम कुछ पूछने, मैं एक्चुअली कुछ सोच के बोल रहा था कि जैसे ही खत्म होगा आई विल से समथिंग, बट ठीक है आप पूछिए क्या पूछ रही थी आप? सर जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी आती है तो उसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जानना, मतलब उनके बारे में? जैसे सबसे पहले तो अबाउट द कंपनी जाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें साइट विजिट कर लेना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी खंगाल लेना चाहिए कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का ओरिजिन कब से है, कंपनी का वर्क पोर्टफोलियो क्या क्या है, कंपनी में तुम्हारा प्रोग्रेसिवनेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और कंपनी का आउटलेट कहाँ कहाँ पे, नेट एम्प्लॉय बेस क्या है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, ठीक, विजन क्या है, गोल क्या है, प्लान क्या है। इसके बाद प्रोफाइल समझ लेनी चाहिए अपनी। प्रोफाइल के बाद तुम्हें अपना प्रोजेक्ट पे जो तुमने प्रोजेक्ट इंटर्नशिप पे काम किया उसको एक बार लुक आफ्टर कर लेना चाहिए अच्छे से। अबाउट यू, अबाउट मींस अबाउट योरसेल्फ अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और उसके बाद कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन, जैसे पंकज अभी पूछ रहा है क्लास में, सिचुएशनल क्वेश्चंस, राइट, कि इमीडिएटली कुछ ऐसा क्वेश्चन जो तुमने तैयार ना किया हो, सडनली कोई ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो क्या जवाब होना चाहिए,
तो वहां हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमको खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। सर जो वेल रिज्यूम में आज की क्लास का फीडबैक आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई वांटेड टू, अरे वाह, नाइस यार, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मनीष, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मैं आई वाज अबाउट टू आस्क द फीडबैक, मैं फीडबैक मांग ही रहा था मनीष, तुमने यहाँ फीडबैक दे भी दिया, अच्छा लगा। ये पता चलता रहता है, नेगेटिव भी हो तो जरूर लिखा करो, है ना। ये तो मैं सिर्फ आपका मन रखने के लिए पूछता हूँ, ये मन रखने के लिए फीडबैक आपको पूछता हूँ, ताकि इसी बहाने कम से कम आप खुल के बाहर आए, है ना। मैं आपके कोई कॉलेज के फैकल्टी तो हूँ नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग हमेशा बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, बट इसी बहाने अवेयरनेस बढ़ती रहनी चाहिए एक दूसरे की भी। हाँ, कुछ पूछ रही थी मैडम, आप कुछ पूछ रही थी, आप बताइए। सर ये पूछ रहे थे कि सर जो रिज्यूम में वो अपर साइड में करियर ऑब्जेक्टिव लेते हैं, तो सर उसका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए या मतलब? करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल है मैडम, कभी कभी तो स्टार्टिंग में ना इंटरव्यू का शुरुआत ही होता है करियर ऑब्जेक्टिव से। लड़का मालूम है क्या बोलता है? लड़का जो लिखता है वो कुछ और होता है, क्योंकि वो रट्टा मार के नहीं लिखता, वो कहीं और से कॉपी किया हुआ लिखता है, ठीक। और जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता कुछ और है, तो सामने वाले को पहले ही डाउट हो जाता है कि यार बोल कुछ रहा है, बता लिखा कुछ और है। तो उसको पढ़ लेना चाहिए एक बार अच्छे से, और कॉपी भी यदि करना चाहिए तो इंटेलिजेंटली कॉपी करना चाहिए, ताकि हम कॉपी किए हैं तो 3-4 जगह से कॉपी ना करें, एटलीस्ट एक की कॉपी करें, 2 की कॉपी करें। कई बार लड़के क्या करते हैं, 3 बच्चों का अलग अलग कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में वो उनका सेंटेंस का करेक्शन हो जाता है, सेंटेंस में ही एरर आ जाता है। पढ़ने के बाद उनको लगता है कि 3-4 आप सेंटेंस जब उसमें एड ऑन करते हैं तो उसका मेन जो स्ट्रीम आइडिया निकलना चाहिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आपके लिए पहली क्लास थी आज, क्या नाम है, एक नए कैंडिडेट था क्लास में, सुचित्रा। आपका फीडबैक बताइए। सुचित्रा, टुडे वाज द फर्स्ट डे सेशन फॉर यू। यस सर, सर आप, मैं चाहूंगा कि आप उसको प्लीज नोट डाउन कर दें यहाँ पे चैट बॉक्स में। ओके सर। ये आपकी तरफ से वो आवाज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ईयरफोन जी, आई थिंक ईयरफोन निकालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, आप लिख दें यहाँ पे चैट बॉक्स में, लिख दें, आई गेट योर मैसेज। सर जी सर, जीडी राउंड में हमें मल्टीपल पॉइंट्स पर फोकस करनी चाहिए, या फिर अगर एक पॉइंट बोला है तो उसे 4 पॉइंट्स कम से कम, पूरे जीडी के अंदर कम से कम 4 पॉइंट्स, 4 लीडिंग पॉइंट्स, 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, 4 इंटेंस पॉइंट्स, 4 सॉलिड पॉइंट्स, आई मस्ट से, है ना, 4 सॉलिड पॉइंट्स। जी, तो सुचित्रा जी आप लिख रही हैं कि मैं क्लास को एंड करूं? सर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हाँ वो आपके बोलने में भी इशू आ रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।